हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं गोल्डन हाउस हिडन लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पार्ट 6 की शुरुआत में हमें नानहाओ दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पास एक लेडी आती है और वो लेडी नानहाओ के पास आकर पूछने लगती है कि क्या आप ही लॉर्ड चू चैन है। तो नानहाओ उस लेडी से कहता है कि ये तो उस पर्सन का नेम है जिसका मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा हूँ। तो वो लेडी वही इयररिंग्स का बॉक्स नानहाओ को देते हुए कहती है कि प्लीज आप मेरी हेल्प करिएगा। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जिनशी और नानहाओ जियांग को छोड़ने के लिए उसके ऑफिस तक आते हैं। तो कार से उतरते ही नानहाओ जियांग के ऑफिस का नाम देखता है। तो ऑफिस का नाम होता है चूचन लाइव स्ट्रीम। ये नाम सुनते ही नानहाओ को चक्कर आने लगता है। तो जिंगशी पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो नानहाओ कहता है कि कुछ नहीं, थोड़ा सा हेडेक है। तो जियांग उसे पूछती है कि क्या तुम किसी के बारे में सोच रहे हो। नानहाओ कहता है कि नहीं और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम एक एंकर हो। वो कहती है कि मैं एक एंकर हूँ लेट नाइट प्रोग्राम की, जहाँ पर रोमांटिक रिलेशनशिप पर बात करते हैं। जियांग नानहाओ से कहती है कि तुम्हें रोमांटिक रिलेशनशिप पर कुछ एडवाइस चाहिए तो मुझसे बात कर लेना। जिनशी जलेस होते हुए कहती है कि जल्दी से अंदर जाओ, अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा। ये सुन के तो जियांग भागते हुए चली जाती है। इसके बाद नानहाओ जिंगशी को मैडम जी कह रहा होता है। तो जिंगशी कहती है कि मुझे मैडम बुलाना बंद कर दो और तुम सिर्फ मुझे जिंगशी कहकर बुलाओ। तो नानहाओ कहने लगता है कि ओके जिंगशी। तो जिंगशी कहने लगती है कि अब बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी। नानहाओ कहता है कि ये बहुत रेयर होता है जब मैं बाहर आता हूँ और मुझे मेरे कैट के लिए कैट फूड भी लेना है। जिंगशी कहती है कि क्या कैट फूड। नानहाओ कहता है कि हाँ। फिर कैट फूड लेने आती है। तो जिंगशी कहती है कि क्या ये कैट फूड है। तो नानहाओ कहता है कि ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली और हेल्दी भी होता है। जिंगशी कहती है कि मुझे फिशिंग बोरिंग लगता है। जिंगशी नानहाओ से पूछती है कि तुम कितने सालों से इस एशियंट हाउस में रहने लगे हो। नानहाओ कहता है कि मुझे याद भी नहीं है, मैं शायद यहाँ पर 1000 ईयर से हूँ। जिंगशी कहती है कि ठीक है, पर क्या तुम इतने सालों तक यहाँ पर बोर नहीं हुए हो। नानहाओ कहता है कि ये बहुत मुश्किल तो है, पर ये एक माउंटेन जैसा होता है और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी दिन बे दिन कम होते जा रही थी, टाइम भी बहुत फास्ट जा रहा था। जिंगशी पूछती है कि ये इनसफिशिएंट स्पिरिचुअल एनर्जी का मतलब क्या है। कहता है कि अनलाइक मॉडर्न पीपल जैसे और मुझे मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए एशियन चेरी ट्री की भी जरूरत पड़ती है। उसी ट्री की वजह से मैं अपनी लाइफ मेंटेन कर पा रहा हूँ। मैं एशियन ट्री की स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता हूँ, जिस वजह से उस ट्री की एनर्जी भी खत्म हो गई थी और मैं अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज भी नहीं कर पा रहा था। उस वजह से मैं अपनी मेमोरी भी खो चुका हूँ। जिंगशी कहती है कि जब मैं उस घर में आई थी तब ट्री को देखकर ऐसा लग रहा था जल्दी से उसमें जान आएगी। नानहाओ कहता है कि मैंने भी देखा है कि वो ट्री ब्लूमिंग कर रहा है। इसके बाद मेरी एबिलिटीज और मेमोरीज धीरे धीरे वापस आने लगी। तो जिंगशी कहने लगती है कि फिर तुम्हें मेरी जरूरत क्यों पड़ती है चार्ज करने के लिए। नानहाओ कहने लगता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, शायद मैं तब बता पाऊँ जब मेरे सारे स्पिरिचुअल एनर्जी और मेमोरीज वापस आए। तो जिंगशी कहने लगती है कि ठीक है ओके, पर फिर भी मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे। जिंगशी कहती है तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी और मेमोरीज को स्टोर करना बहुत मुश्किल है, तो फिर तुमने मिस चैन के उनके घर को रेनोवेट करने में मदद क्यों की। तो इतने में नानहाओ जिंगशी से माफी मांगने लगता है, जब मैंने इंटरप्टेड किया तुम्हें तुम्हारे डेकोरेशन के लिए, और तुम अभी सडनली ये सब कुछ क्यों सोच रहे हो। मैं तो ये बहुत पहले से ही सोच रहा था कि जब वो पर्सन जिसका मैं वेट कर रहा हूँ वो आएगा तो वो अपने घर को पहचान नहीं पाएगा, तो इसीलिए मैं वैसे ही रखना चाहता था। जिंगशी कहती है कि तुमने मुझे जो डिजाइन ड्राफ्ट दिखाए थे डायमंड के एशियन टाइम के डिजाइन्स ड्राफ्ट थे, क्यों सही कहा ना मैंने। तो नानहाओ भी हाँ कहने लगता है। जिसके बाद नानहाओ फिर से उसे सॉरी कहता है। तो जिंगशी भी उसकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लेती है और जिंगशी कहने लगती है कि अच्छा ये बताओ, नॉर्मल इंसान तो 100 सालों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, तुम जिस इंसान का वेट कर रहे हो वो नॉर्मल इंसान है या फिर एशियंट मैन है। नानहाओ कहता है कि मुझे जितना याद है वो एक एशियंट इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, पर एक ऑर्डिनरी पर्सन हो सकता है तुम्हारे जैसे। जहाँ तक मुझे याद है वो इससे पहले भी आया था मुझसे मिलने के लिए। जिंगशी कहने लगती है कि क्या वो इससे पहले आया था तुमसे मिलने के लिए। तो नानहाओ बताता है कि ये बहुत समय पहले की बात है जब वो आया था, मुझे याद भी नहीं है, 70-80 साल हो चुके हैं। उसने मुझे कहा है कि मैं उसका वेट करना कंटिन्यू रखूं। तो जिंगशी कहने लगती है अगर वो एशियंट मैन भी नहीं है तो आखिर वो किस तरह का मॉन्स्टर है। नानहाओ शॉक होके कहने लगता है कि क्या मॉन्स्टर, और उसे कहने लगता है कि मुझे तो तुम मॉन्स्टर जैसे बिल्कुल नहीं लगती, और उसे कहता है कि क्या तुम भूल गई, तुम भी तो उन्हीं में से एक हो जिसका मैं वेट कर रहा था। जिंगशी कहने लगती है कि ये तो 70-80 साल पुरानी बात है, मुझे कैसे याद रहेगा,
और कहने लगती है कि कैसा लगता होगा कि उस इंसान का वेट करना, और वो भी हजारों सालों से। इतने में ही नानहो देखता है कि उनका फिश जाल में फंस चुका है। जिनशी फिश को निकालने की कोशिश करती है पर उससे नहीं हो रहा था, तो नानहो उसकी हेल्प करता है। और इस मोमेंट पर जिनशी नानहो के लिए कुछ फील करती है। फाइनली उन्होंने कैट फूड पकड़ लिया था। नानहो फिश निकालकर एक बकेट में डाल देता है, बास्केट में। उसके बाद नानहो जिनशी से पूछने लगता है कि तुमने यहाँ पर घर क्यों लिया। तो जिनशी बताने लगते है कि मैं और जियांग जा रहे थे। पास्ट का सीन दिखाया जाता है हमें। वो लोग एक ऑफर देखते हैं जहाँ पर घर उन्हें 55,000 युआन पर ही मिल रहा था। जिनशी इसका पिक ले लेती है जल्दी से। घर वापस आने के बाद जियांग जिनशी से कहती है कि तुमने अपना घर कितना मेसी कर रखा है। इसके बाद जिनशी को उसके लैंडलेडी का कॉल आता है और वो लैंडलेडी जिनशी पर गुस्सा कर रही होती है। लास्ट वीक मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की थी और तुमने उसे भी मना कर दिया है। और ये सब कुछ जियांग मजे से सुन रही होती है। जिनशी कहती है कि मुझे कोई ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना, मैं सिंगल ही ठीक हूँ। लैंडलेडी कहती है कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा पास कोई भी नहीं होगा अपना। और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए और एक लड़का देखा है और वो तुम्हारे लिए सुटेबल रहेगा और वो तुमसे सिर्फ 2 साल ही बड़ा है। तो जिनशी कहती है कि 2 साल नहीं, मुझसे 5 साल बड़ा है वो। जियान तो मजे से उनकी बातें सुन रही होती है। तुम्हारा कुछ लॉस नहीं होगा अगर तुम जाकर डिनर कर लो उसके साथ, ये कहकर लैंडलेडी कॉल कट कर देती है। जियांग तो जिनशी की सिचुएशन पर बस हंस रही होती है। नेक्स्ट सीन में जिनशी उस डेट के लिए आती है पर वहाँ पर उसकी मदर होती है। उस लड़के की मदर जिनशी से पूछती है कि तुम क्या करती हो। जिनशी कहती है कि मैं एक वेडिंग ड्रेस डिजाइनर हूँ। उस लड़के की माँ कहती है कि एक टेलर हो तुम। जिनशी इस जवाब से चिढ़ जाती है। लड़के की माँ कहती है कि तुम ज्यादा कमाती भी नहीं होगी। जिनशी कहती है कि मैं बस 1000 युआन कमाती हूँ हर महीने और ईयरली मेरा इंक्रीमेंट भी हो जाता है। वो औरत कहती है कि तुम अपने सारे पैसे अपने कपड़ों पर ही उड़ाती होगी। जिनशी अब चिढ़ के उस औरत को कुछ बोलने ही वाली होती है। उसका बेटा वहाँ से पीछे से आ जाता है। जिनशी से कहता है कि सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। उस लड़के को देखकर तो जिनशी का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है कि वो लड़का उसका एक्स होता है। खुद को ही ब्लेम करती है कि मैंने सारे डिटेल्स पहले क्यों चेक नहीं किए इसके। ये बंदा तो उसकी माँ से भी ज्यादा गया गुजरा था। ये और भी ज्यादा जिनशी को बुली कर रहा होता है। जिनसी से कहता है कि तुम इतना कमाते हो फिर भी तुम्हारा खुद का घर नहीं होगा ना। जी कहती है कि खुद का घर क्यों लूं जब मैं रेंट पर रह सकती हूँ, और कहती है कि मेरी करंट सिचुएशन अच्छी है। तो वो लड़का कहता है कि क्या तुम अर्बन एरिया में घर अफोर्ड कर सकती हो और तुम रेंट हाउस में रहती हो, क्या तुम उसे खुद का घर कह सकती हो। तुम खुद का घर नहीं ले सकती हो तो तुम्हें मेरे सामने बैठने की भी औकात नहीं है। जिनशी का पेशेंस लेवल बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। वो उठकर जाने लगती है। फिर वापस आकर वेटर से कहने लगती है कि टेबल नंबर 402 पर सारे एक्सपेंसिव वाइन की एक एक बोतल वहाँ पर खोल कर रख देना। फिर कहता है कि क्या सारे बॉटल्स। जिनशी कहती है कि हाँ सारे ओपन करके रख देना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिनशी जब वापस घर आती है तो उसे उसकी लैंडलेडी की कॉल आती है और वो जिनशी पर ही गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है और तुमने क्या किया है। तुमने सारे ये एक्सपेंसिव बॉटल्स वाइन के उनके पास ओपन करके रखवा दिए हैं और अब दोनों साइड वाले मुझे सुना रहे हैं तुम्हारी वजह से बातें। इस मंथ से तुम्हारा रेंट 3500 युआन होगा। जिनशी कहती है कि ये तो 3000 युआन है ना। लैंडलेडी कहती है कि इस मंथ से सारे रेंट बढ़ चुके हैं, तुम आजू बाजू चेक करो। ये कहकर कॉल कट कर देती है। इस वजह से जिनशी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और फिर वो ऑफर वाला न्यूज देखती है और फिर उसे उस लड़के की भी बातें याद आती है। अब प्रेजेंट में यही सारी बातें नानहो से वो बताने लगती है। तो नानहो कहने लगता है कि फिर तुमने घर अपने होम टाउन में क्यों नहीं खरीद लिया। तो जिनशी कहती है कि मेरे करियर की वजह से, क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी और मेरी ग्रैंडमा भी यहाँ पर मूव नहीं होना चाहती थी। कहती है कि मुझे लगता है कि मैं सिंगल ही रहूंगी और मेरे बच्चे भी नहीं होंगे। नानहो कहने लगता है कि तुम सिंगल नहीं रहोगी, आई एम श्योर कि कोई ना कोई होगा तुम्हें पसंद करने वाला। ये सुनकर जिनशी उसे कुछ भी नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिनशी और नानहो घर वापस आ रहे होते हैं। फिर जिनशी देखती है कि उसके घर के सामने कुछ गुंडे खड़े हुए हैं। जिनशी नानहो से कहती है कि तुम यहीं पर वेट करना। हम देखते हैं कि ये वही औरत है जो नानहो पर जादू टोना करने के लिए आई थी। जिनशी उनके सामने स्ट्रॉन्ग बनकर आने की कोशिश करती है। नानहो इनविजिबल हो जाता है। जिनशी उनसे कहती है कि तुम लोग कौन हो। वो बंदा जिनशी की तरफ आते हुए कहता है कि क्या तुम जिनशी हो। जिनशी कहती है कि हाँ मैं जिनशी ही हूँ। वो बंदा कहता है कि मेरी माँ ने बताया तुमने उनके काम के पैसे नहीं दिए उन्हें। जिनशी कहती है कि पैसे, तुम्हारी माँ तो बीच में से ही डर कर भाग गई थी, रिचुअल के बीच में से ही, और कहती है कि तुम्हारी माँ बस एक फ्रॉड है। आदमी कहता है कि हमारे 20,000 युआन दे दो, हम चले जाएंगे। जिनशी कहती है कि पागल हो गए हो क्या, 20,000 युआन कहाँ के। इनको भी ये सारी आवाजें आ रही होती है। आकर देखने लगता है यहाँ पर क्या चल रहा है। वो आदमी जिनशी का फोन भी तोड़ देता है और वो बंदे जिनशी को मारने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। उतने में ही नानहो उसके अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है।
इसके बाद जिनशी एक एक करके सबको ही मारकर गिराने लगती है। डिंग भी ऊपर से देख रहा होता है। जिनशी का मार खाकर वो डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं चारों के चारों। के चले जाने के बाद नानहो भी उसके अंदर से बाहर आ जाता है और यहाँ पर जिनशी की खुशी संभलते संभल नहीं रही थी और नानहो से कहती है कि क्या तुमने देखा मैंने उन्हें कैसे मार फेंका। ऊपर से डिंग ये सब कुछ देख रहा होता है और सोचता है कि ये नीचे क्या कर रही है ऐसे पागलों की तरह। जिनशी देखती है कि उसका पूरा फोन खराब हो गया है। डिंग नीचे आकर देखने लगता है कि जिनशी ऐसा क्यों कर रही है और फिर वो देखकर चौंक जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, दरवाजा अपने आप ही कैसे खुल सकता है। फिर डिंग को याद आता है कि पहली बार जिनशी ने जब बताया था कि इसके घर में भूत है, वो सारे इंसिडेंट उसे याद आने लगते हैं। यही सब सोचकर डिंग उन चारों आदमियों के पीछे चला जाता है। वो लोग मार खाकर इतने डर गए होते हैं, वो डिंग को भी कहते हैं कि हमारे पास मत आना। तो डिंग उन्हें अपनी आइडेंटिटी दिखाकर बताने लगता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। और दूसरी तरफ नानहो उन्हीं इयररिंग्स को देख रहा होता है। जिनशी नानहो से कहती है कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। फिर जिनशी को वो सारे इंसिडेंट याद आते हैं कि नानहो टेलीपोर्ट होकर आ सकता है दीवार के आर पार। नानहो से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। नानहो कहता है कि कुछ नहीं, क्या हुआ है। तो जिनशी कहती है कि कुछ नहीं, फिर अपना डोर लॉक कर लेती है और फिर वॉशरूम में आकर नहाने लग जाती है। नहाने से पहले फिर वो नानहो को आवाज देती है। तो नानहो कहता है कि मैं डिनर बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो जिनशी कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो। वो कहता है कि हाँ, पर तुम मुझसे बात क्यों करना चाहती हो। जिनशी कहती है कि मैं बस बोर हो रही हूँ इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। नानहो कहता है कि तुम बोर हो रही हो तो मैं तुम्हारे लिए गाना गा सकता हूँ। नानहो गाना गाना स्टार्ट कर देता है। जिनशी यहाँ पर बात लेते हुए सोच रही होती है कि वो कितना अच्छा गाना गा रहा है और सोचती है कि इतने दिनों में ये सब कुछ जो हो रहा है वो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरी लाइफ एक मूवी जैसे बन गई हो और वो भी मेरे और नानहो की मूवी। वो रोज को साइड में रखकर नानहो का म्यूजिक एंजॉय करते हुए ड्रीम देख रही होती है, जहाँ पर वो मस्त बात लेते हुए नट्स खा रही होती है। नानहो उसके लिए गर्म पानी लेकर आता है और उतने में ही उसके दांतों में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो नानहो जिनशी को इस तरह देखकर वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। जिनशी कहती है कि मेरे दांतों में पेन हो रहा है। नानहो देखकर बताता है कि ये तो विजडम टूथ है इसलिए तुम्हें पेन हो रहा है और फिर तुम नट्स क्यों खा रही हो। नानहो जिनशी को इस तरह से देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और फिर वो धीरे से जिनशी के करीब जाने लगता है और जिनशी भी धीरे धीरे उसके ही करीब आने लगती है जहाँ नानहो जिनशी को किस कर रहा था और ये एक ड्रीम होता है और नानहो बाहर से जिनशी को आवाज दे रहा था। बट जिनशी ड्रीम देख रही थी, वो सोई हुई थी। नानहो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिनशी उठ जाती है और कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्या ड्रीम देख रही थी नानहो के बारे में। और नानहो कहता है कि खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से बाहर आ जाओ फिर हम खाना खा सकते हैं। और उससे पूछता है कि क्या मैं गाना गाना रोक दूं अब। जिनशी भी हाँ कहती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही थी कि उसने क्या ड्रीम देखा अभी। वो यही सोच रही होती है कि वो ऐसा ड्रीम कैसे देख सकती है और वो बहुत एम्बैरेसिंग फील करती है और तब में ही नीचे चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो बाहर आती है और अपने फोन को चेक कर रही होती है और यहाँ टेबल पर नानहो ने भी खाना लगा दिया था और इतना सब कुछ खाना देखकर जिनशी उसे थैंक यू कहने लगती है। और जिनशी देखती है कि नानहो का आवाज बैठ गया है तो उससे पूछती है कि तुम्हारा आवाज क्यों बैठा है। नानहो कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़े आराम की जरूरत है। जिनशी कहती है कि कहीं मेरी वजह से तो नहीं, मैंने तुम्हें गाना गाने के लिए कहा था और तुम्हारा आवाज बैठ गया इतनी देर से गाकर। जिनशी नानहो को सॉरी कहने लगती है। नानहो कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, तो अब खाना खाते हैं। अगर खाना ठंडा हो गया तो उतना टेस्टी नहीं लगेगा। नानहो ने बनाया हुआ खाना जिनशी को पसंद आता है तो नानहो उसे श्रिम्प ऑफर करता है और जिनशी उसे थैंक यू कहती है। नानहो कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो जिनशी भी कहती है कि बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। तो नानहो कहता है कि क्या तुम मुझे अपने ड्राफ्ट दिखा सकती हो, तुम्हारे ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाए तब। जिनशी कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें मेरे ज्वेलरी डिजाइन में इंटरेस्ट है क्या? मैं उतनी अच्छी डिजाइन नहीं बनाती हूँ। तो नानहो कहने लगता है कि तुमने जो लास्ट टाइम इयररिंग्स बनाए थे मॉडर्न टाइम के, और जब तुम अब फिर से डिजाइन बनाने वाली हो तो क्या पता वो मुझसे रिलेट करे। क्या तुम अपने ड्राफ्ट मुझे दिखाओगे कंप्लीट होने के बाद? तो जिनशी भी उसे ठीक है कह देती है, मैं दिखाऊंगी तुम्हें। नानहो कहता है कि तुम मुझे अपना फोन दे दो, मैं इसे फिक्स करके दूंगा। जिनशी शॉक्ड होकर पूछती है कि तुम्हें फोन भी फिक्स करने आता है? तो नानहो कहता है कि मैं 1000 सालों से बोर हो रहा था तो मैंने कुछ बहुत चीजें सीख ली है। तो जिनशी कहती है कि ये बढ़िया है और थैंक यू फिर से। नानहो को भी ये सुनकर अच्छा लगता है, वो स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में जिनशी अपनी ड्राफ्ट बना रही होती है और थोड़ी देर में नानहो उसके लिए कॉफी लेकर आता है और थोड़ी देर बाद फिर उसके लिए फ्रूट्स भी कट करके ला कर दे देता है और वो वही डेस्क पर रख कर चला जाता है क्योंकि जिनशी काम कर रही थी।
और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नानाओ ने जिनशी का फोन रिपेयर कर दिया था और उसका फोन बिल्कुल नए जैसा लग रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से जिनशी के रूम में आता है उसका फोन लेकर। फोन के लिए उसे फिर से जिनशी को डिस्टर्ब नहीं करना था, इसलिए वो जाकर उसके टेबल पर रख देता है पीछे की साइड पर, और वो उसके वर्क प्लेस का कार्ड भी देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में डिंग जिनशी के घर की तरफ ही देख रहा था और उसके मॉम आकर उसे कहती है कि पानी गर्म हो गया है, जाकर अब फ्रेश हो लो। तो वो अपनी मॉम से पूछता है कि हमारी जो नेबर है जिनशी, उसने अपने घर के सारे लाइट्स ऑन कर दिए हैं। देखो सारे रूम के लाइट्स ऑन है, लिविंग रूम, बेडरूम और किचन के भी लाइट्स ऑन है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि ये लड़की इतना वेस्टफुल करेगी। उससे मिलने से पहले मुझे ऐसा ही लगता था, पर वो ऐसी नहीं है और वो इतने बड़े और पुराने घर में अकेली रहती है, इसीलिए उसने सारे लाइट्स ऑन कर दिए होंगे। डिंग कहता है कि नहीं मॉम, देखो टीवी भी ऑन है, अगर वो बेडरूम में है तो लिविंग रूम में टीवी क्यों चालू है। उसकी मॉम कहती है कि ये घर ही बहुत अजीब है और डिंग से कहती है कि तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो, इन सब में मत पड़ो, जाकर नहा लो पानी ठंडा होने से पहले। ये कहकर उसकी मॉम वहाँ से जाती है और हम देखते हैं कि सुबह के 4 बजे और जिनशी का ड्राफ्ट अभी कंप्लीट हुआ है। सोचते हैं कि क्या मैं ये नानाओ को जाकर दिखाऊं, अगर उसने सारे ही ड्राफ्ट रिकॉग्नाइज किए तो क्या होगा, क्या मैं ही वो लड़की हूँ जिसका वो वेट कर रहा था। क्या मुझे इस बेस्ट पर्सन को मिस नहीं करना चाहिए, वो बहुत हैंडसम भी है, बट मैंने तो डिसाइड किया कि मैं शादी ही नहीं करूंगी। और फिर यही सोचकर वो बाहर आ जाती है और नानाओ को आवाजें देती है, इतनी गौर से क्या देख रहे हो। तो नानाओ कहता है कि मैं पहली बार टीवी में ड्रामा देख रहा हूँ। तो जिनशी कहती है कि मेरा ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है, तुम आकर देखोगे। और नानाओ एक एक करके उसके सारे ड्राफ्ट देखने लगता है। तो जिनशी उसे पूछती है कि क्या इनमें से कोई डिजाइन है तुम्हारे वाले टाइम का। नानाओ नहीं कहता है, जिनशी थक गई, कहती है कि मैंने पूरी रात बैठकर बनाया है इस डिजाइन को। नानाओ कहता है कि ये इंटरेस्टिंग है और मॉडर्न टाइप के हैं, जैसे कि इस ड्रामा में दिखाया गया है। वैसे इस ड्रामा में भी एशियन टाइप के कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, वो भी सारे मॉडर्न टाइप के ही है। और जिनशी तो बहुत ज्यादा ही थक गई थी। नाना उसे डिजाइन के बारे में बता ही रहा होता है तो वो देखता है कि जिनशी वहीं पर सो गई है। वो उसे उठाकर डिजाइन के बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन उसे उठाता नहीं है। उसने पूरी रात बैठकर डिजाइन बनाए थे कि नाना उसको अपनी मेमोरीज याद आ सके। तो नाना उसे उठाकर उसके रूम में लेकर जाता है और उसे उसके बेड पर सुला देता है। वहीं पर नानाओ जिनशी को सुलाकर जाने ही वाला था, लेकिन नानाओ को याद आता है कि जिनशी अंधेरे से डरती है और इसलिए वो लाइट ऑन करता है और वहाँ से चला जाता है। नानाओ डोर क्लोज ही करने वाला था, जिनशी उठकर लाइट ऑफ कर देती है। सोचता है कि क्या अब उसे डर नहीं लग रहा और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जिनशी को लेट होता है उठने में, तो वो जल्दी जल्दी से भागकर रेडी हो जाती है और वो नानाओ से पूछती है कि क्या तुम पूरी रात टीवी देख रहे थे, क्या ये ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग है। तो नानाओ थैंक यू कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं टीवी देख पा रहा हूँ। जिनशी कहती है कि तुम बस टीवी देख कर ही इतना खुश हो रहे हो, तुम्हारा अच्छा है। ये सारी बातें वो कर रही होती है और उसे याद आता है कि वो जॉब के लिए लेट हो रही है और फिर नानाओ को बाय करवा से जाती है। नानाओ भी उसे बाय करता है। नेक्स्ट सीन में जिनशी अपने काम पर आती है, वो गुंडे वहीं पर होते हैं। जिनशी उनसे पूछती है कि तुम लोगों को क्या चाहिए। उनमें से एक आदमी कहता है कि हम यहाँ पर जस्टिस मांगने आए, देखो तुमने हमारा क्या हाल कर दिया है, तुमने हमें इतना मारा है, अब तुम्हें 80,000 युआन देना होगा हमें। जिनशी कहती है कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो। वो लोग जिनशी को ब्लैकमेल कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पर हर रोज आएंगे और तुम्हें परेशान करते रहेंगे, फिर देखना तुम्हारा जॉब भी चला जाएगा। जिनशी उन्हें कुछ कहने ही वाली होती है, उतने में पीछे से जिनशी की बॉस आ जाती है और जिनशी से पूछने लगती है कि ये सब क्या चल रहा है। तुम्हें पूछता है कि क्या आप इसकी बॉस हो। तो मिस जी कहती है कि हाँ मैं इसकी बॉस हूँ। और वो आदमी कहता है कि तुम्हारी एम्प्लॉय ने हमें मारा है। और उसकी बॉस कहती है कि मारा है, इस छोटी सी बच्ची ने तुम्हें कैसे मारा, सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो आप। तो जिनशी कहती है कि उन्होंने स्टार्ट किया था और मैंने सेल्फ डिफेंस में ये सब कुछ किया था। उसकी बॉस कहती है कि अगर बाकी लोगों ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो वो क्या समझेंगे तुम्हारे बारे में। और उन गुंडों से जिनशी की बॉस कहती है कि मेरे स्टूडेंट ने तुम्हें हर्ट किया तो मैं कंपनसेट करूंगी। और वो लोग भी मान जाते हैं और ऑफिस में आकर बात करने लगते हैं। जिनशी बताती है कि मैं एक पुराने घर में रहती हूँ और मैं डर गई थी कि वहाँ पर कोई भूत होगा और इनकी मॉम को मैंने बुलाया था पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया और वहाँ से भाग गई। वो आदमी कहता है कि मेरी मॉम को चोट लगी है। जिनशी कहती है कि तुम्हारी मॉम एक फ्रॉड है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे बॉस को देखने दो, तुम्हें हमें कैसे मारा है। उसकी बॉस कहती है कि तुम लोगों को कितना कंपनसेशन चाहिए। वो लोग 80,000 युआन मांगते हैं। तो जिनशी की बॉस कहती है कि मैं दूंगी पर तुम लोग दोबारा इसे हर्ट नहीं करोगे। जिनशी कहती है कि आप ये क्या बोल रहे हो। तो उसकी बॉस कहती है कि मुझे हैंडल करने दो तुम। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है फिर आप हमें 1,20,000 युआन दीजिए। जिनशी की बॉस मान जाती है और कुछ लोगों को कॉल
करके ऊपर बुलाती है। जी पूछती है कोई गेस्ट आने वाला है, उसके बॉस कहती है कि नहीं पुलिस आने वाले हैं। उतने में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है। जी पुलिस से कहती है कि मैं इन्हें जानती नहीं हूँ और ये मेरे स्टूडेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसे 1,20,000 युआन मांग रहे हैं, चाहो तो सीसीटीवी फुटेज में चेक कर सकते हो। ये सुनकर उनमें से एक आदमी अपना मुंह छुपाने लग जाता है, जिसके बाद पुलिस उन लोगों को पकड़ कर लेकर चली जाती है। जिनशी अपने बॉस को थैंक यू कहती है और अपने काम पर चली जाती है। नीचे एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस दिखाई देता है। जी कहती है कि मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने भी बहुत सीरियसली अपना काम किया होगा जैसे मैंने किया है। जिनका भी ड्राफ्ट अच्छा होगा और जो भी विनर बनेंगे लोग अपने डिजाइन पर अपना नाम भी डाल सकते हैं और विनर मैं सिलेक्ट करूंगी और वो विनर सारे वेडिंग ड्रेस डिजाइन करेगा मेरे नए नेशनल फैशन शो के लिए। सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सब लोग अपने ड्राफ्ट्स निकाल कर दे रहे होते हैं, पर जिनशी अपना ड्राफ्ट घर में ही भूल कर आई थी और अपने बॉस से कहते हैं कि मैं अपना ड्राफ्ट घर पर ही भूल कर आई हूँ। मिस जी की मैनेजर जिनशी को डांटने लगती है कि तुम इतना इम्पोर्टेंट चीज कैसे घर पर भूल कर आ सकती हो। जिनशी कहती है कि मेरा घर 40 किलोमीटर दूर है तो मुझे जाने आने में 2 घंटे तो लग जाएंगे। उसकी बॉस कहती है कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे एयरपोर्ट जाना है और मेरी फ्लाइट है और फिलहाल मुझे तुम्हारे ओरिजिनल ड्राफ्ट चाहिए कैसे भी करके। इतने में पीछे से नानाओ आता है जिनशी के ड्राफ्ट लेकर। नानाओ को देखकर सब यही कहते हैं कि ये कितना हैंडसम है। जिनशी कहती है कि ये मेरा फ्रेंड है। नानाओ जिनशी से कहता है कि तुम अपने ड्राफ्ट घर पर ही बुलाई थी। जिनशी कहती है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ, तुम्हें कैसे पता। नानाओ कहता है कि तुम्हारे टेबल पर बिजनेस कार्ड था तो मैंने कल रात वो देख लिया था। कलीग्स कहते हैं कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। जिनशी शर्मा जाती है और वो मैनेजर जिनशी को आकर ड्राफ्ट दिखाने के लिए कहती है। जिनशी नानाओ को नीचे वेट करने के लिए कहती है और वो अपने ड्राफ्ट आकर दिखाने लगती है। काम के बाद जब जिनशी नीचे आती है तो वो देखती है कि नानाओ नीचे बेहोश हो गया है। जिनशी जल्दी से नानाओ के पास आती है। नानाओ उसे सॉरी कहने लगता है। उतने में जिनशी की बॉस आती है और कहती है कि डॉक्टर को कॉल करे। जिनशी मना कर देती है और उसे याद आता है कि उसे नानाओ को कैसे ठीक करना होगा और वो नानाओ के फोरहेड पर किस करने लगती है जो सब लोग देख रहे होते हैं, पर उससे कुछ भी असर नहीं हो रहा था। मिस जी नानाओ के सिर पर हाथ रख कर देखती है, वो बहुत ही ज्यादा ठंडा हो चुका था। जिनशी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और नानाओ का हाथ पकड़ लेती है। थोड़ी देर में नानाओ ठीक हो रहा था। नानाओ से पूछते कि क्या तुम ठीक हो। नानाओ भी हाँ कहता है। जिनशी भी रिलैक्स करती है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों कार से घर जा रहे थे। नानाओ फिर से जिनशी को सॉरी कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। जिनशी कहती है कि नहीं मेरी ही गलती है। वो नानाओ को सॉरी करती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक जगह पर डिनर के लिए आती है और जिनशी वहीं पर सो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि नानाओ जिनशी के ड्राफ्ट देने के लिए बस से आ रहा था। बस में चढ़ने के बाद बस का ड्राइवर पास या टिकट खरीदने के लिए कहता है। नानाओ को टिकट कैसे लेना है पता नहीं था। बस में सारे लोग उस पर हंस रहे थे और ड्राइवर कहता है कि पैसे नहीं हो तो तुम बस से उतर सकते हो और नानाओ भी बस से उतर जाता है। बस के जाते ही नानाओ अपने पावर्स का यूज करके दौड़ने लगता है और अपनी पूरी एनर्जी लगाकर वो जिनशी के ऑफिस पहुंच जाता है। इस तरह नानाओ ने अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट की थी और इसी में जियांग को दिखाया जाता है जो अपने मोबाइल में जिनशी का मूवमेंट चेक कर रही थी, जो देखकर जियांग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और यहाँ जिनशी के कलीग्स भी उसी वीडियो को देख रहे थे और जिनशी की ये वीडियो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जिनशी को देखते हैं जो सोकर उठ गई थी। जब वो अपना फोन चेक करती है जियांग के 21 मिस कॉल्स होते हैं और जिनशी बहुत ही ज्यादा डिजी फील कर रही थी और वो बाहर देखती है कि एशियन ट्री मुरझा गया है और सोचती है कि ये क्या हो गया है ट्री को। आज जिनशी को बहुत ही अजीब फील हो रहा था और लास्ट नाइट के बारे में सोच रही थी उसने कुछ गलत तो नहीं किया होगा ना, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि कल रात को क्या हुआ है। खुद ही कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकती और फिर खुद ही सोचती है मैंने कुछ वियर्ड तो नहीं किया ना कल। जिनशी को बाहर आता हुआ देख नानाओ गुड मॉर्निंग कहता है। नानाओ को टीवी देखता हुआ देखकर जिनशी कहती है कि इस बार तुम मॉडर्न ड्रामा देख रहे हो, तुम तो फैमिली वाले एशियन ड्रामास देख रहे थे ना। तो नानाओ कहता है कि मैं बस सीखना चाहता हूँ मॉडर्न लोग कैसे रहते हैं, बट इस ड्रामा में ऐसा कुछ भी मॉडर्न नहीं है जो मुझे सीखना चाहिए। और यहाँ पे नानाओ ने हमेशा की तरह बहुत ही टेस्टी खाना बनाया होता है जो जिनशी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और उसे थैंक यू कहती है। जिनशी खाने ही वाली होती है लेकिन नानाओ के मिंट सैचेट को देखकर वो देखते ही रह जाती है। नानाओ कहता है ये बहुत रिफ्रेशिंग है ना और ये मेमोरीज वापस लाने में भी हेल्प करता है और जिनशी को कुछ याद आने लगता है। जिनशी को कल रात का याद आता है। वो कहती है कि मुझे अकेले नहीं मरना है। नानाओ के क्लोज होते हुए कहती है कि तुम्हें पता है क्या डाइवोर्स के रेट कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं और बच्चे पैदा करने के भी रेट बढ़ चुके हैं। नानाओ बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। जिनशी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में मेरे बच्चों की भी हालत मेरे जैसी हो, मेरी तरह बुली होते रहे बिना पेरेंट्स के। यही सोचकर नानाओ के कंधे पर सर रख के वो रो रही होती है और ये सब कुछ याद आते ही जिनशी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है
और उसका स्पून ही उसके हाथों से नीचे गिर जाता है। तो नैना उसे स्पून वापस देने में हेल्प करता है, कहता है कि संभल कर। जिनशी कहती है कि थैंक गॉड इतना ही हुआ, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, मैंने तो बस थोड़ा ही ड्रिंक किया था और ये सब कुछ क्या हो गया। उस सैचेट की तरफ देखकर सोचती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और वो सैचेट हाथ में लेकर स्मेल करने लगती है। स्मेल करते के साथ ही लास्ट नाइट का उसे और भी कुछ याद आने लगता है और वो नशे की हालत में कुछ भी बोले जा रही थी नैना से, और वो नैना से कहती है कि मैं तुम्हें अकेले मुझे छोड़ने का अलाउ नहीं करूंगी। नैना बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। जिनशी को घर चलने के लिए कहता है, अगर हम ज्यादा देर तक बाहर रहेंगे तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जीज खत्म हो जाएंगी और मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगा। तो जिनशी नोटी वे में कहती है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है। वो उसे ये सब कुछ बता ही रही होती है और उतने में वो उसके हिप पर मारती है। नैना कहता है कि जिनशी ये तुम क्या कर रही हो। तो जिनशी कहने लगती है कि मैं तुम्हें रिचार्ज कर रही हूँ। कहने लगती है कि क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है मेरे टच करने से। नैना नहीं कहता है तो जिनशी कहती है कि तो चलो फिर से करते हैं। नैना जिनशी को शांत रहने के लिए कहता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं। जिनशी ओवर एक्ट करते हुए कहती है कि मैं बहुत ही काम हूँ। जिनशी जैसे ही नैना के क्लोज जाती है तो वही मैजिकल इफेक्ट्स होने लगते हैं। जिनशी कहती है कि क्या तुम्हें डिफरेंट डेटिंग कल्चर एक्सपीरियंस करना है, वो भी मॉडर्न लोगों के साथ। जिनशी नोटी वे में कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें करना है। ये सुनते के साथ ही नैना बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो मैजिकल इफेक्ट अभी भी चल रहा था, ये सब याद आते ही जिनशी शॉक्ड हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि चेरी ट्री की भी ब्लूम कर रहा था। और यहाँ जिनशी ये सब याद करके बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है। खुद ही कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा डरावना था। नैना जिनशी से पूछता है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया। जिनशी नैना की बात सुनकर चुपचाप चेयर पर बैठ जाती है। कहती है कि मेरा हो गया खाना। तो जिनशी नैना को खाने के लिए थैंक यू कहकर वहाँ से जा ही रही होती है तो नैना पीछे से उसे डार्लिंग कहकर पुकारता है। ये सुनकर जिनशी उसे पूछती है कि तुमने मुझे अभी क्या बुलाया। तो नैना फिर से उसे डार्लिंग कहकर बुलाता है और कहता है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद नहीं आया, ये तो उसके आगे का पार्ट है, तुम्हें याद नहीं आया। शी फिर से उस सैचेट को पकड़ती है और नैना उसे कहती है कि तुमने क्या कहा, मुझे सिर्फ आधा पार्ट याद आ गया, तुमने ही मुझे कल परस्यू किया था, तुम्हें याद नहीं है कुछ भी। तो जिनशी कहती है कि बकवास बंद करो, बिना सबूत के तुम मुझे ऐसे बात नहीं कर सकते। तो नैना जिनशी से कहता है कि तुमने अभी तक अपना मूवमेंट चेक नहीं किया। और जिनशी जल्दी से अपना फोन लेकर अपना मूवमेंट चेक करने लगती है। उसमें एक वीडियो उसने पोस्ट किया होता है जो कि उसका और नैना का होता है और वो उस वीडियो में नैना को उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है, अगर तुमने मना किया तो मैं समंदर में कूद जाऊंगी। तो नैना एग्री करता है। हम देखते हैं कि ये सुनकर जिनशी खुश हो जाती है और वो ये लाइव स्ट्रीम कर रही थी और सबको कहती है कि नैना मेरा बॉयफ्रेंड है, आज से बताओ ये हैंडसम है या नहीं। नैना से कहती है कि तुम मुझे डार्लिंग कहकर बुलाओ। नैना शॉक्ड हो जाता है और वो नैना से कहती है कि तुम मुझे नॉटी लिटिल किस भी बुला सकते हो या फिर फेरी बेबी भी बुला सकते हो। नैना कहता है कि डार्लिंग ही बेटर रहेगा। सबको चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम सब लोग अभी सिंगल हो, अब तो मेरा बॉयफ्रेंड बन चुका है। जिनशी की तो हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो दूसरा वीडियो भी देखने लगती है और वो नैना से पूछती है कि हम कहाँ पर है। तो नैना कहता है कि हम घर पहुँच चुके हैं और वो सबसे कहती है कि इसके आगे लाइव स्ट्रीम नहीं होगा, तुम लोगों को पता नहीं चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। को बाय करते हुए वो लाइव स्ट्रीमिंग रोक देती है और पोस्ट कर देती है उसके मोमेंट में। ये वीडियो देखकर जिनशी की हालत बहुत बुरी हो गई थी, उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रहा था। और वो नैना से कहती है कि तुमने तो कहा था कि जब कोई फील करता है या इमोशनल होता है तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है और वो वीडियो कॉल बंद हो जाता है, तुमने कहा था ना। नैना कहता है कि मैंने उसे फिक्स कर दिया है तो वैसा कुछ भी नहीं होगा। जिनशी कहती है कि तुमने इसे फिक्स क्यों कर दिया। तो नैना कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे डिसलाइक करो, तुम मुझे और भी ज्यादा पसंद करो, यही मैं चाहता था। ये सुन के तो जिनशी को शौक ही लग जाता है और हमें आगे डिंग के घर का सीन दिखाया जाता है। डिंग अपनी मॉम से नैना के बारे में पूछने लगता है, वही वीडियो दिखाकर हमारे टाउन वाला आदमी है ना। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं ये वो आदमी नहीं है। जिनशी नैना को एक साथ देखकर उसकी मॉम कहती है कि क्या ये दोनों एक साथ हो गए हैं। तो डिंग पूछता है कि क्या आप इसे जानते हो। डिंग की मॉम कहती है कि ऑफ कोर्स मैं इसे जानती हूँ, इसने ही हमारे घर को रेनोवेट किया था जब तुम छोटे थे स्कूल में। मैंने तुम्हें इस बारे में बताया था, क्या तुम भूल गए इस बारे में। और उतने में डिंग दिखता है कि जिनशी ने वो वीडियो डिलीट कर दी है। यहाँ जिनशी ने वीडियो डिलीट कर दी और कहती है कि मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, अब तक तो सभी लोगों ने इसे देख लिया होगा। वो नैना से सॉरी कहने लगती है कि मैं कल रात बहुत ही ड्रंक हो चुकी थी। और नैना कहता है कि कोई बात नहीं, मैं एक जेंटलमैन हूँ और मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगा जो मैंने तुम्हें कल प्रॉमिस किया था। और आज हमारा ये पहला दिन है एज अ कपल। जिनशी कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। और उतने में ही जिनशी की दादी का कॉल आता है। कॉल आंसर करते ही उसकी ग्रैंडमा उसे पूछती है कि क्या तुम प्यार में हो। अपने ग्रैंडमा से पूछती है कि आपको कैसे पता चला। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड ने मुझे बताया।
कहती है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने वो सब कुछ नशे में कहा है और वो कुछ मैटर नहीं करता। ये सुनकर नैना को थोड़ा बुरा लगता है। उसकी ग्रैंडमा पूछती है कि क्या वो अच्छा लड़का नहीं है। जिनशी कहती है कि वो बहुत अच्छा है। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि दैट्स इट, फिर और क्या चाहिए तुम्हें, तो जल्दी करो उसे वापस लेकर आओ और मुझसे मिलवाओ उसे। तो जिनशी कहती है कि ग्रैंडमा मैं थोड़ा बिजी हूँ और वो भी बहुत ज्यादा बिजी रहता है। उसकी ग्रैंडमा आगे उससे और भी ज्यादा क्वेश्चंस करने लगती है। तो जिनशी आवाज ना आने का बहाना कर देती है और ग्रैंडमा से कहती है कि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। नैना उठकर जिनशी के पास आता है। जिनशी के पास आकर नैना उससे पूछने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारे लिए, क्या तुम मुझे अपनी ग्रैंडमा से मिलवाना नहीं चाहती हो। तो जिनशी नैना से कहती है कि मेरे नशे में कही हुई बात को तुम इतना सीरियसली कैसे ले सकते हो। उतने में मेन डोर पर बेल होती है और वो अपने लैपटॉप स्क्रीन में देखती है कि कौन है। तो डिंग होता है। तो जिनशी नैना को इनविजिबल होने के लिए कहती है और वो जाकर गेट ओपन करती है। डिंग उससे पूछता है कि तुमने जो वीडियो पोस्ट की थी मूवमेंट में, उसमें जो आदमी था वो कौन है। जिनशी कहती है कि कौन सा वीडियो, कौन सा आदमी, वही आदमी जिसे तुम कह रही थी कल रात को मुझे नॉटी लिटिल किस बुलाने के लिए। तो जिनशी उसे कहती है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो डिंग, तुम बिना सबूत के ये कैसे बोल सकते हो। तो डिंग कहता है कि मेरी मॉम ने बताया, उसी ने हमारे घर को रेनोवेट किया है जब उसने तुम्हारे घर को रेनोवेट करने के लिए कहा था उससे पहले। तो जिनशी कहती है कि हाँ वो, पर हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तो डिंग कहता है कि तुम अगर उसे नहीं जानती हो तो कल रात को वो सब क्या। जिनशी कहती है कि सीधे पॉइंट पर आकर बात करो डिंग। तो डिंग कहता है कि एक्चुअली मैं वो उस इंसान के जैसे दिखता है जिसे मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर होगा। जिनशी कहती है कि वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है तो उसके पास कोई फोन नहीं है और हम लोग हमारे शेड्यूल टाइम पर ही मिलते हैं। तो डिंग पूछता है कि नेक्स्ट शेड्यूल टाइम क्या है तुम्हारा उससे मिलने का। जिनशी कहती है कि सैटरडे को 2 बजे। तो डिंग कहता है कि ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट सैटरडे आ जाता हूँ उससे मिलने के लिए दोपहर को 2 बजे। ये डिंग को बाय करके इसे भेज देती है और डोर क्लोज कर देती है। और जैसे ही घर के अंदर आती है नैना को सामने देखकर डर जाती है एकदम से और उसे पूछती है कि तुम्हें याद है वो पुलिस जिसे मैंने उस दिन घर पे बुलाया था, तुम उसे पहले से जानते हो। तो नैना कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता उसे। उसने कहा कि वो जिसकी तलाश में है वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखता है, तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया जिसके लिए वो ढूंढ रहा है। नैना कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और फिर से मेन डोर पर बेल बजती है तो नैना फिर से इनविजिबल हो जाता है और जिनशी आकर गेट ओपन करती है तो वहाँ पर जियांग होती है। जियांग केक लेकर आती है, कहती है कि मैं यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ तुम्हारे लिए। जियांग कहती है कि ये जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। जिनशी कहती है कि एक्सीडेंटली हो गया वो। जियांग कहती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए रेडी है तो फिर तुम क्यों मना कर रही हो। नैना बहुत ही शाय फील करता है और वो उठकर पानी लाने के लिए चला जाता है। जिनशी जियांग को चुप होने के लिए कहती है। जियांग कहती है कि इसमें बुरा ही क्या है। जिनशी कहती है कि मैं डेट नहीं करना चाहती हूँ। जियांग कहती है कि तुम्हारे फैमिली में कोई भी तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग नहीं रह सकता, वो कुछ 100 सालों के बाद मर ही जाता है ट्रेजिकली। जिनशी कहती है कि तो फिर मेरा हस्बैंड भी मुझसे पहले भी मर सकता है ना। तो जियांग कहती है कि नाना तुमसे ज्यादा जी सकता है। तो जिनशी कहती है कि मैं किसी को भी डेट नहीं करना चाहती और मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं अकेली मर जाऊं। प्लीज, उस दिन रात को मैं नशे में थी। जियांग कहती है कि पर फिर भी तुमने अपना कंट्रोल खो दिया ना, और शुक्र करो कि तुम्हारे साथ नाना होता, कोई दूसरा होता तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। तो जिनशी कहती है कि इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं डायरेक्ट घर चली आती। उतने में नाना होता है। जियांग नाना से एक फैशन शो की शूटिंग के लिए मॉडल बनने के लिए कहती है। ये सुनकर जिनशी मना करती है, लेकिन जियांग कहती है कि पहले इसे ट्राई तो करने दो, बिना कोशिश करे तुम कैसे कह सकते हो। नानाओ हाँ कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नानाओ का फोटो शूट चल रहा है। जिनशी जियांग से कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि शूटिंग लोकेशन मेरे ऑफिस के स्टूडियो में है। जियांग जिनशी से कहती है कि शांत हो जाओ, इतना सीरियसली भी नहीं है मैटर। उतने में जिनशी के 2 कलीग्स आकर जिनशी को नॉटी लिटिल किस कहते हैं। जियांग जिनशी से कहती है कि नानाओ को देखो कितना हैंडसम लग रहा है, और जिनशी उन दोनों को बाय कहती है और वो दोनों चले जाते हैं और कहती है कि मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए कि मैं ड्रंक थी। जियांग जिनशी से कहती है कि ये बात सबको पता है कि तुम उस दिन नशे में ही ये सब कुछ कह रही थी, मैं किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम बस नैना की तरफ देखो और उसके बारे में सोचो। उतने में उसका एक और कलीग उसे पीछे से प्यारी बेबी करके बुलाता है। तो जिनशी उसे हाँ कहती है और वो इस वजह से इतना एम्बैरेसिंग फील करती है। वो कलीग कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के ड्रेस चेंज करने में उसकी हेल्प कर दो। जिनशी को ना चाहते हुए भी नैना का कॉस्ट्यूम लेकर उसके पास जाना पड़ता है, जो कि बस एक शॉट होता है और नैना वो पहनकर बाहर आ जाता है और वो फोटो वाला जिनशी को ही नैना का टचअप करने के लिए कहता है।
टचअप करके फौरन से साइड हो जाती है। जिनशी और नानाओ के फोटोशूट होता है। नानाओ को देखकर जिनशी कहती है कि ये सच में बहुत हैंडसम है। का फोटोशूट खत्म हो गया था, उतने में पीछे से नानाओ आता है। फोटोशूट करने के बाद जो भी मनी मिलता है नानाओ वो सब कुछ जिनशी को दे देता है। नानाओ जिनशी से कहता है कि ये इस मंथ और नेक्स्ट मंथ का रेंट है। जिनशी कहती है कि ये बहुत ज्यादा है। कलीग्स ये देखकर कहते हैं कि देखो नानाओ ने अभी फोटोशूट किया और अपनी पूरी सैलरी वो जिनशी को दे रहा है। ये सुनकर जिनशी को बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद ये दोनों घर के लिए निकलते हैं। ये रास्ते में उसे पूछती है कि एज अ मॉडल तुम्हें तुम्हारा जॉब कैसे लग रहा है। नानाओ कहता है कि मुझे पसंद आया। जिनशी कहती है कि मैं वरीड हूँ कि तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने एक्सपोज्ड ना हो जाए और सब लोग तुम्हारे बारे में अगर जान गए तो उससे तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। नानाओ कहता है कि मैं उस बारे में वरीड नहीं हूँ, मैं तो बस मेरे लिए तो यही इम्पोर्टेंट है कि मैं पैसे कमाऊँ और तुम्हारी हेल्प करूँ और मैं एक लास्ट आखिरी शूट करना चाहता हूँ। तो जिनशी शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या तुमने उस फोटोग्राफर से प्रॉमिस किया है कि तुम और एक शूट करोगे। नानाओ कहता है कि जिस दिन मैं तुम्हारा ड्राफ्ट देने के लिए आया था मैंने तुम्हारे बॉस की बातें सुन ली थी। जब तुम सिलेक्ट हो गई तो तुम्हारे वेडिंग डिजाइन ड्राफ्ट इंटरनेशनल शो के लिए होंगे और मैं जो आखिरी फोटो शूट करवाना चाहता हूँ या फिर जो मॉडल बन के कपड़े पहनना चाहता हूँ वो तुम्हारे डिजाइन किए हुए पहनना चाहता हूँ लास्ट। जिनशी को नानाओ की ये बात बहुत अच्छी लगती है। इस बात पर जिनशी स्माइल करती है तो नानाओ भी उसे देखकर स्माइल करने लगता है। जिनशी के घर उसकी ग्रैंडमा आती है। उसकी ग्रैंडमा को देखकर जिनशी जल्दी दौड़कर उनके पास चली आती है और वो ग्रैंडमा से पूछती है कि आप यहाँ पर कैसे। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ देखने आई हूँ। जिनशी कहती है कि आप थक गए होंगे, चलो अंदर चलते हैं। ग्रैंडमा उसके लिए कुछ लेकर आई थी, वो उसे देती है। जिनशी बहुत इमोशनल हो जाती है। आपको कितनी तकलीफ हो गई होगी ये सब लाने में। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, जल्दी चलो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ अंदर बैठकर बातें करते हैं हम लोग। क्या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जिनशी कहती है कि आप इसे देख पा रहे हो? वो कहती है कि हाँ ये बहुत ही लंबा है, देखो यहीं पर खड़ा हुआ है। अब नानाओ भी उन्हें हेलो करता है। जिसके बाद ये तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। जिनशी अपनी ग्रैंडमा को बिठाती है और कहती है कि मैं आपके लिए टी बना कर लाती हूँ और किचन में आकर नानाओ से पूछती है कि तुम इनविजिबल होने के बाद भी मेरी दादी को कैसे दिखाई दे रहे हो। नानाओ कहता है कि मुझे नहीं पता, कभी कभी मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे साथ नहीं देती। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कभी कभी बच्चों के सामने, बूढ़ों के सामने और पेरेंट्स के सामने काम नहीं करती शायद। जिनशी कहती है कि तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। नानाओ कहता है कि मुझे लगा तुम डर जाओगी मुझसे। जिनशी कहती है कि अब मुझे बताओ तुम्हारे और एक गोस्ट में क्या डिफरेंस है। इस पर नानाओ जिनशी को देखकर स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा के साथ टी पीते हुए ये तीनों बातें करने लगते हैं। जिनशी ग्रैंडमा को बताती है कि ये मेरा घर रेनोवेट करने वाला है। नानाओ ग्रैंडमा को बताता है कि मैं एक आर्किटेक्चर हूँ। ग्रैंडमा जिनशी के लिए बहुत खुश दिखाई देती है और ये तीनों बातें करने लगते हुए इतने में डोर पर कोई आ जाता है। जिनशी आकर मेन डोर ओपन करती है तो डिंग होता है सामने। जिनशी डिंग को रिटर्न भेज रही होती है, उतने में ग्रैंडमा आती है और डिंग को पहचान लेती है। जिनशी फिर भी डिंग को भेजने में लगती है लेकिन ग्रैंडमा उसे अंदर आने के लिए कहती है। जिनशी के ना चाहते हुए भी डिंग अंदर आ जाता है और वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस रात नानाओ जिनशी को घर लेकर आता है। जिनशी अपना लाइव स्ट्रीमिंग बंद करते हुए कहती है कि अब मैं इसके आगे का नहीं दिखा सकती आप लोगों को। जिसके बाद हम देखते हैं कि नानाओ उसे सोफे पर बिठाता है और उसे शॉल ओढ़ने लगता है और जिनशी उसे हग करने के लिए कहती है। ये सुनकर नानाओ उसे ही देखे जा रहा था। जिनशी उसके फेस को टच करती है और उसे उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है और उसे किस करने की कोशिश करती है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। डिंग ग्रैंडमा से पूछता है कि आप पहली बार नानाओ से मिले हो। तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ मैं पहली बार मिल रही हूँ। और जिनशी यहाँ नानाओ के पास आती है और कहती है कि डिंग यहाँ पर आया है। लास्ट टाइम भी मैंने तुमसे पूछा था क्या तुमने कुछ ऐसा गलत किया है जो तुम भूल गए हो। तो नानाओ कहने लगता है कि मैं रिसेंटली हुई चीजों को नहीं भूलता। लास्ट ईयर से पहले मैं 13 साल पहले सोया था और मैं 1 साल से पहले की बातें नहीं भूलता और लास्ट ईयर ही मैंने डिंग की मॉम का घर रेनोवेट किया था। तो जिनशी नानाओ से पूछती है कि तुम 1 साल पहले सडनली कैसे उठ गए, फिर क्या तुम नॉर्मली लोगों की तरह एक बार सोकर नहीं उठ सकते। नानाओ कुछ कहने ही वाला होता है, उतने में बाहर से आवाज आती है। तो जिनशी कहती है कि हो गया है, हम आ रहे हैं। तो जिनशी नानाओ से कहती है कि अब इस बारे में बात करने का सही टाइम नहीं है, हम उनसे कहेंगे कि तुम यूएस से आए हुए हो, तो इस बात को याद रखना, भूलना मत, उनके सामने तुम्हें भी यही कहना है। जिनशी आगे चलने लगती है, फिर उसे वापस आकर कहती है कि भूलना मत जो मैंने तुम्हें कहा है। और नानाओ सोचता है कि मैंने तुम्हें कल रात जो कहा तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नानाओ जिनशी से कह रहा होता है कि मेरे चले जाने से पहले मैं मेरा बेस्ट करके जाऊंगा तुम्हारे लिए। वो यही सोच रहा था कि जिनशी को ये कुछ भी याद नहीं है। वो दोनों तो बाहर आते हैं पर यहाँ पर डिंग शॉक हो जाता है। जिनशी के साथ डिश बॉल हवा में उड़ते हुए दिख रहा था। डिंग कहता है कि ये हवा में कैसे उड़ रहा है।
तो नानहो जिनशी को बताता है कि ये मुझे देख नहीं पा रहा, मैं अभी भी इनविजिबल हूँ। तो जिनशी सडनली कहती है कि मैं आप लोगों को एक मैजिक शो दिखाती हूँ, और वो मैजिकली ट्रिक दिखाते हुए बॉल को नीचे की तरफ करवाने के लिए कहती है और फिर ऊपर की तरफ करने के लिए कहती है कि ये आ गया टेबल पर, कैसा लगा मेरा मैजिक ट्रिक। तो ग्रैंडमा उसे पूछती है कि स्वीटी तुम ये क्या कर रही हो। शी कहती है कि ये मैजिक ट्रिक यंग पीपल को बहुत पसंद आता है। ग्रैंडमा स्माइल करती है। डिंग कहता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जिनशी कहती है कि मैं चॉपस्टिक्स लेकर आती हूँ। अंदर आने के बाद जिनशी नानाओ से कहती है कि तुम्हारी इनविजिबल एबिलिटी कुछ लोगों के सामने असर क्यों नहीं करती। नानाओ कहता है कि मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। जिनशी कहती है कि मेरी एक्टिंग कैसी लगी। कहता है कि चलो अब टेबल पर चलते हैं उनके पास। चॉपस्टिक्स लेकर आती है बाहर, पर ऑलरेडी बाहर पहले से ही चॉपस्टिक्स होते हैं टेबल पर। अब डिंग नानहो को देखकर उसे देखते का देखता ही रह जाता है। जिनशी उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड से मिलाती हूँ, ये है मेरा बॉयफ्रेंड नानहो। यहाँ पर डिंग कहता है कि जिस पर्सन को मैं ढूंढ रहा हूँ वो तुम ही हो। तो नानहो डिंग से कहता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। डिंग कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। नानहो नहीं कहता है। डिंग नानहो को देखकर सोचने लगता है कि क्या मैं गलत सोच रहा हूँ। जिनशी डिंग से कहती है कि आप बैठ भी जाओ, खाते हैं। और डिंग को कहती है कि ये अमेरिका से आया है और चाइना में आना इसका ये पहली बार है। तुम्हें जरूर कोई मिस्टेक हुआ होगा, तुम जो इसे कोई दूसरा समझ रहे हो। डिंग भी सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हो रहा है। और ग्रैंडमा नानहो से पूछती है कि क्या ये सारे डिशेस तुमने बनाए हैं। नानहो हाँ कहता है। ग्रैंडमा कहती है कि तुमने बहुत सारे डिशेस बनाए हैं। और अब ये लोग डिनर स्टार्ट करते हैं। डिंग को नानहो का बनाया हुआ खाना अच्छा लगता है। इसके बाद ग्रैंडमा जिनशी को उनका मैरिनेटेड श्रिम्प ट्राई करने के लिए कहती है, जो ग्रैंडमा ने जिनशी के लिए बनाया था। जिनशी ट्राई करने के बाद कहती है कि ये बहुत ही सॉल्टी बना है। नानहो ग्रैंडमा से कहता है कि ये बहुत ही टेस्टी बना है। नानहो की बातें सुनकर जिनशी भी कहती है कि ग्रैंडमा बहुत ही टेस्टी बना है, जो सुनकर ग्रैंडमा बहुत ही खुश हो जाती है। तो डिंग नानहो से कहता है कि ब्रो ये आपका पहली बार है क्या चाइना में आना। बात को टालने के लिए नानहो कहता है कि मैं तुम्हारा ब्रो। डिंग कहता है कि मैं बस 21 ईयर का हूँ और आप मुझसे बड़े हो तो आप मेरे ब्रो हुए ना ब्रो। तो जिनशी डिंग को कहती है कि ये 1989 में बॉर्न हुआ है। तो ग्रैंडमा नानहो से कहती है कि तुम मेरे ग्रैंड डॉटर से 7 साल बड़े हो और तुम गुड लुकिंग भी हो। ये सुनकर नानहो ग्रैंडमा को थैंक यू कहता है। तो डिंग नानहो से कहता है कि ब्रो तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। पहली बार चाइना आए हो तो तुम्हें चाइनीज कुकिंग इतनी अच्छे से कैसे आती है। जिनशी कहती है कि जब ये अमेरिका में था तो ये चाइनीज कुकिंग के क्लासेस लेता था। इतने में ग्रैंडमा कहती है कि पर नानहो तो एक आर्किटेक्चर है ना। अब इन दोनों के सवालों में ये दोनों तो बुरी तरह से फंस गए थे। पर जिनशी ग्रैंडमा को कहती है कि ग्रैंडमा नानहो को चाइनीज कुकिंग की हॉबी है। तो ग्रैंडमा नानहो से पूछती है कि क्या तुम अमेरिका वापस जाने वाले हो फिर से। अगर तुम चले जाओगे तो मेरी ग्रैंड डॉटर का क्या होगा। तो नानहो ग्रैंडमा से कहता है कि मैं अमेरिका वापस नहीं जाऊंगा ग्रैंडमा, मैं तब तक छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक फ्लावरिंग सीजन एंड नहीं हो जाता। ये सुनकर ग्रैंडमा और डिंग दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और शॉक होते हैं। तो जिनशी ग्रैंडमा को समझाते हुए कहती है कि ग्रैंडमा नानहो टूरिस्ट के तौर पर चाइना आया है और इसका वीजा खत्म होने के बाद वो वीजा रिन्यू करवाने के लिए जाएगा और वो वापस जरूर आएगा क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकता। डिंग कहता है कि क्या सच में। कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों प्यार में हो। तो जिनशी कहती है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिसके बाद जिनशी नानहो को अपने बाउल में से निकाल के एक बाइट खिलाने लगती है। डिंग उन्हें देख रहा था, नानहो भी ये खा लेता है। जिसके बाद जिनशी कहती है कि अब नानहो के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, अब चलो खाना खाते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। पर डिंग नानहो से कहता है कि ब्रो क्या हम डिनर के बाद बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। और नानहो इसके लिए मान जाता है और उसे हाँ करता है। हम देखते हैं डिनर के बाद ये दोनों बाहर आकर वॉक करते हैं। डिंग कहता है कि इससे पहले मैंने तुम्हें मेरे सपनों में देखा है। मैंने क्या देखा वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो नानहो डिंग से पूछता है कि तुमने मुझे तुम्हारे सपने में क्यों देखा और क्या देखा। डिंग नानहो से पूछता है कि क्या तुम्हारे फैमिली में कोई ऐसा है जो तुम्हारे जैसा दिखता हो। नानहो कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है और ना ही कोई फैमिली मेंबर है। डिंग सॉरी कहता है। डिंग नानहो से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। नानहो क्यों कहीं नहीं वाला होता है, पर डिंग उसकी आंखों में देख लेता है। डिंग उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि क्या तुम वही पर्सन हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। डिंग की आंखों में देखते ही नानहो को कुछ अजीब से सीन दिखाई देने लगते हैं। नानहो कुछ अजीब सा महसूस करता है। डिंग उसे पूछता है कि क्या हुआ। नानहो कहता है कि मैं थक चुका हूँ, पूरा दिन मैंने आज काम किया था। तो डिंग कहता है कि अब मैं तुम्हें बात करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, हम घर चलते हैं। नानहो आगे जा रहा होता है और डिंग को पीछे आते हुए देखकर कहता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। डिंग कहता है कि तुम भूल गए मैं जिनशी का नेबर हूँ, हमारा रास्ता एक ही है। इसके बाद वो दोनों साथ में जाते हैं। दूसरी तरफ जिनशी नानहो और डिंग के बारे में ही सोच रही होती है कि ये दोनों क्या बात कर रहे होंगे। और फिर जिनशी ग्रैंडमा से पूछती है कि आप क्या कर रहे हो। ग्रैंडमा कहती है कि ये सारे तुम्हारे बचपन के खिलौने हैं।
है, उसे एक यूनिक सा मार्बल भी देती है। ग्रैंडमा हाउस होल्ड के रजिस्ट्रेशन पेपर्स भी लेकर आती है। जिनशी कहती है कि आप ये सब कुछ क्यों लेकर आए हो। ग्रैंडमा कहती है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जिनशी उस मार्बल को ही देखी जा रही होती है। ग्रैंडमा उस हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन पेपर्स को जिनशी को संभाल कर रखने के लिए कहती है, मेरे जाने के बाद तुम्हें ये काम आएंगे। ग्रैंडमा जिनशी को कुछ और बताने ही वाली होती है। जिनशी कहती है कि नानाहो आया होगा, मुझे जाना है। ये वो ग्रैंडमा का हाथ छोड़कर नानाहो के पास चली आती है। नानाहो से पूछती है, डिंग तुमसे क्या बात करना चाह रहा था। नानाहो कहता है कि उसने क्लियरली कुछ भी नहीं बताया मुझे, जो उसकी बातें भी समझ में नहीं आई। जिनशी कहती है कि कहीं वो इंसान तो नहीं है जिसका तुम वेट कर रहे हो। इस पर नानाहो कहता है कि हाँ, ऐसा हो भी सकता है। ये सुनकर जिनशी का मूड ऑफ होता है तो नानाहो उसे कहता है कि फिक्र मत करो, तुमने वो मॉडर्न क्लिप बनाया था और तुम ही वो इंसान हो जो मुझे रिचार्ज कर सकती हो, तो वो इंसान तुम ही हो जिसका मैं वेट कर रहा था। तो जिनशी कहती है कि मैं वरीड नहीं हो रही हूँ तुम्हारे लिए। इतने में ही नानाहो को फिर से चक्कर सा आने लगता है। जिनशी पूछते है कि क्या हुआ। नानाहो कहता है कि नहीं, मैं थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है। तो जिनशी कहती है कि जाके पहले रेस्ट कर लो तुम। नानाहो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है हमारे बारे में। तो जिनशी कहती है कि नहीं, पहले तुम जाके रेस्ट कर लो, फिर हम हमारे बारे में बात करेंगे। जिनशी की बात मानकर नानाहो रेस्ट करने के लिए चला जाता है। जिनशी जब रूम में आती है तो ग्रैंडमा सो चुकी होती है। ग्रैंडमा के पास आकर कहती है कि आप बहुत थक चुकी होगी ना पूरे दिन सफर करके, और वो अपने ग्रैंडमा को प्यार से देखने लग जाती है। हम देखते हैं कि अगली सुबह जिनशी को डिंग का कॉल आता है। जिनशी उसका कॉल उठाती है। जिनशी कहती है कि तुमने इतने सुबह कॉल क्यों किया। डिंग कहता है कि बाहर गेट के पास आ जाओ। जिनशी ग्रैंडमा पर ब्लैंकेट ओढ़कर बाहर आती है डिंग के पास। डिंग जिनशी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और कहता है कि ब्रो थक कर सो चुके होंगे, उसे उठाना मत। जिनशी कहती है कि फिर तुमने इसीलिए बेल नहीं बजा और मुझे कॉल करके उठाया। जिनशी को गुस्से में देखकर डिंग उसे सॉरी कहने लगता है और कहता है कि खाना ठंडा होने से पहले खा लेना, और फिर आकर कहता है कि ब्रो को मत उठाना। ये कहकर वो चला जाता है। जिनशी अंदर आती है। जिनशी के रूम में अलार्म बजने लगता है। जिनशी आकर ऑफ करती है। जिनशी सोचती है कि ग्रैंडमा इतने देर तक तो नहीं सोती, शायद वो कल ट्रैवल करके थक गई होंगी। फिलहाल जिनशी का अभी भी सोने का मन करता है, पर उसे जॉब पर भी जाना था। रेडी होके बाहर आती है। नानाहो को देखकर पूछती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। नानाहो कहता है कि मैं ठीक हूँ। नानाहो को बाय कहकर अपने जॉब के लिए आती है और अपने बॉस से कहती है कि मेरा जो काम रह गया था वो मेरा कंप्लीट हो गया है। मिस जी भी उसे गुड कहती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक मॉडल है। जिनशी कहती है कि नहीं, मेरी फ्रेंड उसका फोटोशूट करवाना चाहती थी। तो उसकी बॉस जिनशी से कहती है कि क्या हमारे शो में वो फोटोशूट और मॉडलिंग कर सकता है, क्या वो ये कर सकता है, तुम उससे पूछो। जिनशी कहती है कि मैं उसे पूछती हूँ। ये सुनकर जिनशी खुश हो जाती है क्योंकि नानाहो भी फिर से काम करना चाह रहा था। काम के बाद वो घर के लिए निकलती है। जिनशी की ग्रैंडमा गार्डन को देखकर बहुत ही खुश होती है। नानाहो से कहती है कि क्या तुमने किया है ये गार्डन की साफ सफाई। नानाहो हाँ कहता है। ग्रैंडमा खुश हो जाती है और कहती है कि बहुत ही कम लोगों में ये पेशेंस होता है गार्डन की साफ सफाई करना और उसकी देखभाल करना। ये बहुत ही अच्छी और रेयर क्वालिटी होती है। और वो नानाहो से कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो, और ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर तुम दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर लो तो। जिनशी ने बचपन में बहुत कुछ सहा है। उसे उसके स्कूल फ्रेंड भी बुली किया करते थे और ये सारी बातें वो मुझे कभी भी नहीं बताती थी, पर मुझे उसके दोस्त से पता चलती थी ये सारी बातें, और वो हमेशा से ही सारी बातें छुपाती है। वो जिनसे प्यार करती है वो खुद को उनके सामने स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती है, पर असल में वो बहुत ही अंदर से इमोशनल है। वो उसे कुछ जो चाहिए वो उसे सामने से नहीं मांग सकती। यहाँ नानाहो ग्रैंडमा से कहता है कि मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, पर मैं ये प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ कि जब तक मैं उसके साथ हूँ मैं उसे बहुत ही अच्छा ट्रीट करूंगा और मैं मेरा बेस्ट दूंगा उसे खुश रखने के लिए। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम दोनों की चॉइसेस को रिस्पेक्ट करती हूँ और अब मुझे जाना होगा। ये कहकर ग्रैंडमा जा रही होती है। नानाहो कहता है कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम दोनों को बॉदर नहीं करना चाहती और कहती है कि जितना हो सके एक दूसरे के साथ टाइम बिताना। नानाहो को ग्रैंडमा की ये सारी बातें थोड़ी अजीब लगती है और यहीं पर एनिमेशन पीरियड का टाइम दिखाया जाता है। वो पर्सन नानाहो से कहता है कि तुमने कहा शूटिंग स्टार ये बहुत ही रेयर और स्पेक्टेकुलर साइन होता है, जब हम इसे देखते हैं तो हमारा जो मन करे हम वो विश कर सकते हैं। नानाहो कहता है कि शूटिंग स्टार मिरेकल्स को रिप्रेजेंट करता है और जो एशियन पर्सन होता है उन पर स्पिरिचुअल पावर का इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो पर्सन कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। नानाहो कहता है कि जब कोई विश करता है तो एशियन पर्सन की ह्यूज अमाउंट में उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी अर्थ और हेवन में दी जाती है और उस शूटिंग स्टार को रोकने में ही उनकी सारी एनर्जी जाती है और इस वजह से एक एशियन पर्सन मर भी सकता है। तो वो पर्सन कहता है कि अगर ऐसा है तो मैंने जो विश किया है मैं वापस लूंगा और उसके बदले मैं एक नया विश करना चाहूंगा और मैं दोबारा ये शूटिंग मोटर शावर कभी भी नहीं देखना चाहूंगा।
और वो पर्सन दूसरी बार विश करता है शूटिंग स्टार को देखकर। और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जिनशी घर आती है और अपने ग्रैंड माँ से कॉल पर बात करती है और कहती है कि आप इतनी जल्दी क्यों चले गए। ग्रैंड माँ कहती है कि मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तो जिनशी अपने ग्रैंड माँ से कहती है कि आप इतनी जल्दी में क्यों चले गए, मुझे आपसे और भी ज्यादा बात करनी थी, आपने मेरे साथ और टाइम स्पेंड क्यों नहीं किया ग्रैंड माँ। तो ग्रैंड माँ कहती है कि मेरे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें कंपनी दे सकूं, और याद रखना कि तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होना है, और नानाओं के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छे से निभाना। और तुम्हारे सभी चीजों को मैंने डेस्क पर रख दिया है और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुम उनको फेंकना मत कभी भी, उन्हें अच्छे से संभाल कर रखना, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तब तुम्हें पता चलेगा। तो जिनशी कहती है कि ठीक है ग्रैंड माँ, मुझे पता है, और मैंने हाउस होल्डर रजिस्टर और प्रॉपर्टी ओनरशिप सर्टिफिकेट भी वहाँ पर रख दिए हैं, और उनको कहीं घुमाना मत तुम्हारे केयरलेस की वजह से। और इतने में जिनशी ग्रैंड माँ से कहती है कि ग्रैंड माँ मुझे जाना होगा, फिलहाल मुझे कुछ काम है, जब मैं फ्री होंगी तब मैं आपसे आकर मिलूंगी। इतने में नाना आकर जिनशी से कहता है कि डिंग बाहर आ गया है। जिनशी परेशान होकर कहती है कि वो फिर से क्यों आया है यहाँ पर, और नाना से कहती है कि तुम इनविजिबल हो जाओ, मैं उसे जाकर देखती हूँ। तो जिनशी बाहर आकर मेन गेट ओपन करती है तो डिंग कहता है उसे हेलो, और जिनशी से पूछता है कि क्या मेरा ब्रो अंदर है। जिनशी चिढ़कर उसे कहती है कि नहीं वो नहीं है, और डोर क्लोज करने लगती है। तो डिंग कहता है कि रुको, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है ब्रो से। आज रात को मेटोर शॉवर शूटिंग होने वाला है, तो मैं ब्रो के साथ ये एंजॉय करना चाहता हूँ देखकर। जिनशी कहती है कि बस इतना ही। तो डिंग कहता है तो क्या मैं अंदर आकर वेट कर सकता हूँ ब्रो के लिए। जिनशी फिर भी मना करती है। तो डिंग जिनशी से कहता है कि सिस्टर इन लॉ, मुझे बस थोड़ी देर के लिए रुकने दो। ये सुनकर जिनशी डिंग को कहती है कि तुमने मुझे अभी क्या बोला। डिंग कहता है कि मैंने तुम्हें सिस्टर इन लॉ कहा, और डिंग कहता है कि अगर ब्रो हाफ एन आवर में नहीं आया तो मैं वापस चला जाऊंगा। तो जिनशी इसके लिए मान जाती है और उसे अंदर आने के लिए देती है। डिंग तो नैनाओ के पास से ही आता है अंदर, क्योंकि नैनाओ इनविजिबल था, डिंग को दिखाई नहीं देता। और जिनशी अंदर आकर डिंग को टी ऑफर करती है, और डिंग के साथ जिनशी को इतना फ्रेंडली होते हुए देखकर नैनाओ भी बहुत शॉक हो जाता है। तो जिनशी डिंग से बात करने लगती है कि डिंग क्या चल रहा है। तो डिंग कहता है कि जिनशी क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। जिनशी कहती है कि हाँ तुम कर सकते हो। तो डिंग कहता है कि ब्रो जो है ना वो ऑर्डिनरी पीपल की तरह नहीं है, वो हम लोगों से बहुत ही डिफरेंट है। जिनशी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो डिंग कहता है कि फॉर एग्जाम्पल देखो, ब्रो कोई भी चीजों को हवा में उड़ा सकता है, या फिर हवा में उड़ती हुई चीजों को आराम से नीचे रख सकता है। तो जिनशी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा साइंस फिक्शन मूवीज देखते हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा हो रहा है। तुमको ऐसी मूवीज नहीं देखना चाहिए, ये बहुत ही झूठे होते हैं। डिंग भी सोच में पड़ जाता है। सामने की तरफ कैट्स नैनाओ पर चढ़ रहे होते हैं। डिंग ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये क्या चल रहा है सब। तो जिनशी कहती है कि मुझे भी नहीं पता। तो जिनशी अपने पॉकेट में से मार्बल निकालती है और कैट से कहती है कि ये देखो किटी कैट्स, ये मेरे पास क्या है, तुम्हारा फेवरेट मार्बल, ये लो, इसके साथ खेलो, जाओ यहाँ से। जैसे तैसे करके जिनशी कैट्स को वहां से भेज देती है, और जिनशी डिंग से कहती है कि मे बी ये घर हंटेड है। ये सुनकर डिंग हैरान होता है। तो जिनशी कहती है कि मैंने कहा मे बी। जिनशी किचन में कुछ लेने जा रही थी, मार्बल पर पैर पड़ता है तो वो गिरने लगती है, तो नैना उसे पकड़ लेता है, और जिनशी को ऐसे बैलेंस करते हुए देखकर डिंग शॉक हो जाता है। जिनशी इस बात को समझकर खुद को नीचे गिरा लेती है, और इसके साथ नैना भी उसके ऊपर गिर जाता है, और यहीं पर इन दोनों का फर्स्ट किस हो जाता है, और इसी वजह से फिर से करंट ऑन ऑफ होने लगता है। और ये देखकर डिंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। बट यहाँ नैना और जिनशी दोनों भी अभी तक उसी पोजीशन में है। ये देखकर डिंग डर जाता है और जिनशी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो जिनशी। जिनशी अभी भी शॉक में थी कि उसके और नैना के बीच में जो कुछ भी हुआ था उस वजह से। डिंग जिनशी से पूछता है कि तुम अपने माउथ को कवर क्यों कर रही हो। जिनशी को बार बार बुलाता है। जिनशी सडनली कहती है कि थैंक यू, मैं ठीक हूँ। तो डिंग कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे शॉवर भी लेना है। जिनशी कहती है कि ठीक है ये अच्छा आइडिया है, तुम जाओ। डिंग कहता है कि ब्रो जब आएगा तो तुम मुझे याद से बुलाना। तो जिनशी कहती है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें बुलाऊंगी, पहले तुम जाओ यहाँ से, बाय बाय कह के उसे वहाँ से भेज देती है बाहर। जिनशी को बहुत जोर से लगी थी और वो शर्मा के बाहर चली जाती है। और यहाँ नैना उसी मार्बल को देखता है और उसे उठाने लगता है। बट जैसे ही नैना उस मार्बल को हाथ लगाता है तो वो मार्बल ग्लो करने लगता है, और सोचता है कि ये वही मार्बल है ना जो थोड़ी देर पहले जिनशी ने यूज किया था कैट को अंदर भेजने के लिए। जिनशी डोर क्लोज कर ही रही थी, डिंग की नजर शूटिंग स्टार पर पड़ती है। वो मेटर शॉर देखने के लिए अंदर आता है, और फिर ये दोनों मेटर शॉर देखने लगते हैं, क्योंकि देखने में सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। और जिनशी को पहला वाला शूटिंग स्टार भी याद आता है, और नैना के साथ उसके जो सारे स्वीट मोमेंट्स थे वो भी सारे याद आते हैं। और वो विश करती है कि नैना जिस
पर्सन का वेट कर रहा है वो मैं ही होनी चाहिए। और वो देखती है कि उतने में वो शूटिंग स्टार फिर से उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन नानहाओ जाकर उसे रोक लेता है। फिर से हम देखते हैं कि इस बार नानहाओ अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस शूटिंग स्टार को ब्रेक करने के लिए। वो बिना किसी प्रॉब्लम के इस बार शूटिंग स्टार को तोड़ देता है पूरी तरह से। और हम देखते हैं कि नानहाओ बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से नीचे उतरने लगता है। इस बार उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और नानहाओ के नीचे आने के बाद नानहाओ और जिनशी एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। डिंग कहता है कि ये तुम ही हो ना, और डिंग नानहाओ को जल्दी से हक कर लेता है और कहता है कि हाँ ये तुम ही हो जिसका मैं वेट कर रहा था, वो तुम ही हो। कहता है कि ब्रो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है और तुम मुझे मिल गए हो। और कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम्हें पता है कितना मुश्किल था तुम्हें ढूंढने में। और यहाँ जिनशी सोचती है कि फाइनली नानहाओ को वो इंसान मिल ही गया जिसके लिए वो वेट कर रहा था। कहता है कि ये तो मिरेकल हो गया। नानहाओ जिनशी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिनशी कहती है कि तुम्हारी बॉडी पिछली बार की तरह। नानहाओ कहता है कि मेरे पास इस बार बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी जिस वजह से कुछ भी नहीं हुआ मुझे। डिंग कहता है कि प्लेंटी ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है। नानहाओ जिनशी से कहता है कि अंदर चलकर बात करते हैं। ये दोनों अंदर जा रहे होते हैं तो डिंग नानहाओ को रोकते हुए पूछता है क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। बट हम देखते हैं कि नानहाओ ने डिंग को अंदर आने से मना कर दिया। तो जिनशी नानहाओ को पास में बिठाकर उससे पूछती है कि बताओ क्या हुआ है। नानहाओ कहता है कि डिंग जो है ताइपिंग का वंशज है और मैंने ताइपिंग से प्रॉमिस किया था कि मैं उनकी रक्षा करूंगा। और हम देखते हैं कि डिंग के बचपन में वो बॉल से खेल रहा था तो उसके ऊपर से गमला गिरने वाला था। नानहाओ उसे आकर बचा लेता है और नानहाओ डिंग से कहता है कि आज के बाद से केयरफुल रहो, मैं तुम्हें बार बार बचाने के लिए नहीं आ सकता। ये कहकर नानहाओ इनविजिबल हो जाता है और तब से लेकर अब तक डिंग नानहाओ को ढूंढ ही रहा था। घर का नाम मैंने ताइपिंग रखा है क्योंकि उसने मेरी वजह से अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। तो जिनशी नानहाओ से पूछती है कि डिंग वही इंसान है जिसका तुम वेट कर रहे थे। नानहाओ कहता है कि नहीं। तो जिनशी कहती है कि तो फिर तुम उसे अंदर क्यों नहीं आ रहे और उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। नानहाओ कहता है कि मैंने ये प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उनके साथ इंटरेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पर जिस पर्सन के लिए वेट कर रहा हूँ बस मैं उसी का ही वेट करने के लिए यहाँ पर रुका हूँ, उसके अलावा मैं किसी और के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता और वो तुम ही हो। ये सुनकर जिनशी खुश हो जाती है और नानहाओ जिनशी का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में वही मार्बल देता है। जिनशी मार्बल को देखकर कहती है कि पर ये इतना ग्लो क्यों कर रहा है। नानहाओ कहता है कि ये कोई ऑर्डिनरी मार्बल नहीं है, एक्चुअली ये एक वॉइस रिकॉर्डर मार्बल है। तो नानहाओ कहता है कि ये एक एशियन टेक्नोलॉजी मार्बल है। नानहाओ जिनशी से पूछता है कि ये तुम्हारे पास क्यों है। शी कहती है कि बचपन में ये मेरा फेवरेट खिलौना था इसलिए ग्रैंडमा इस बार मेरे पास लेकर आई है। नानहाओ कहता है कि मुझे पता था मैं जिसका वेट कर रहा हूँ वो सिर्फ तुम ही हो। ये सुनकर जिनशी मुस्कुराने लगती है। नानहाओ जिनशी के फेस को क्लीन कर रहा था। ये देखकर जिनशी भी नानहाओ के फेस को क्लीन करने लगती है और वो दोनों ही एक दूसरे के फेस को क्लीन करने लगते हैं। अब इतने में फिर से जिनशी को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और इतने में हम देखते हैं कि उन पर कुछ गिरने वाला होता है। तो नानहाओ जल्दी से जिनशी को बचाने लगता है और यहीं पर वो दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। और जब बाहर आकर देखते हैं तो जिनशी के रूम की विंडो पूरी तरह से टूट चुकी थी, जिस वजह से अब उसके रूम को ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। और वो नानहाओ के रूम में आ जाती है और कहती है कि मेरे पास तो कोई क्लीन नाइट सूट भी नहीं है अब पहनने के लिए। तो नानहाओ जिनशी से कहता है कि तो फिर तुम मेरा शर्ट यूज कर लो। और हम देखते हैं कि जिनशी चेंज करने के बाद नानहाओ को अंदर बुलाती है और जिनशी नानहाओ से कहती है कि ये तो बहुत ही बड़ा हो गया। तो नानहाओ उसके शर्ट को ठीक करने लगता है और थोड़ी देर में जिनशी सो जाती है। नानहाओ को नींद नहीं आती और वो उठकर जिनशी के ब्लैंकेट को ठीक करता है और वो जिनशी के पास में बैठकर मुस्कुराया जा रहा होता है और फिर जिनशी को ही देखने लगता है। नानहाओ अपनी जगह पर आकर सो जाता है और वो जिनशी के बारे में ही सोचने लगता है। उन दोनों में जो आज स्वीट मोमेंट्स हुए वो उसी के बारे में सोचने लगता है। मन ही मन में सोचता है कि मैं ये सारी बातों को क्यों सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये सारी बातें क्यों आ रही है। और लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ नानहाओ जिनशी से कह रहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकता हूँ। तो जिनशी नींद में कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। नानहाओ कहता है कि चेरी ट्री में अब उतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, वो खत्म होने वाला है और ये लास्ट फ्लावरिंग शेड है, इसके बाद वो डिसेबल हो जाएगा और सक्सेसफुली तुम्हारे आने की वजह से जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, जो प्रॉमिस मैंने किया था वो भी खत्म हो जाएगा और जब तक मैं हूँ तब तक मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बेस्ट करके ही जाऊंगा। और यही सोचकर नानहाओ उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है। जिनशी को देखता है और इसी जिनशी उठ जाती है सुबह ही। वो नानहाओ को देखती है तो नानहाओ वहाँ पर नहीं होता है तो वो बाहर चली आती है और नानहाओ से पूछती है कि क्या तुम रात भर यहीं पर खड़े थे। तो नानहाओ हाँ कहता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिनशी कहती है कि तुम जाकर थोड़ी देर सो क्यों नहीं लेते। वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहता है कि हम इस घर को पूरे समय ऐसे ही रहने नहीं दे सकते। तो जिनशी कहती
कहती है कि क्या तुमने कैलकुलेट किया है इसका कॉस्ट कितना आएगा? नैनहाओ कहता है कि एटलीस्ट 30,000 युआन आएगा। जिनशी कहती है कि फिर भी इतना सारा पैसा लगेगा। तो जिनशी कहती है कि क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? और जिनशी नैनहाओ से कहती है कि तुम ऐसा क्यों हो जैसे जो आइडल ड्रामास में दिखाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हो तुम परफेक्ट। बट ड्रामास में जो कुछ भी दिखाया जाता है वो पूरा झूठ होता है। तो नैनहाओ कहता है कि चाइना रिपब्लिक होने से पहले मैंने कुछ सेविंग करके रखी थी, बट मुझसे वो खर्च हो गए। और जिनशी से सॉरी कहने लगता है। जिनशी कहती है कि ऐसा मत कहो, तुम्हारे सेविंग्स मेरे नहीं हैं। जिनशी कहती है कि जब मुझे इस मंथ की सैलरी मिलेगी तो मुझे लगता है कि ये हमारे घर के लिए रेनोवेट करने के लिए इनफ हो जाएगा और हमारे पास बस थोड़े से पैसे बचे होंगे जो हमारे खाने के लिए हो जाएगा। तो नैनहाओ जिनशी से कहता है कि मैं तुमसे खाने के पैसे कैसे ले सकता हूँ? जिनशी कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, पर तुमने मेरी अब तक बहुत ही ज्यादा मदद की और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा एडवांटेज ले रही हूँ। थोड़ी देर बाद जिनशी अपने ग्रैंड माँ को कॉल करती है, पर उसकी ग्रैंड माँ उसके कॉल को आंसर नहीं करती और जिनशी सोचती है कि शायद ग्रैंड माँ घर लेट पहुंची होगी इसीलिए नहीं उठा रही है। तो नैनहाओ कहता है कि तुम्हें जब दोबारा टाइम मिले तो अपने ग्रैंड माँ को कॉल कर लेना। जिसके बाद जिनशी अपने काम के लिए निकलती है। जब वो अपने जॉब के लिए पहुंचती है तो उसके कलीग्स उसे लंच के लिए पूछते हैं। तो जिनशी उन्हें मना करती है और कहती है कि तुम लोग जाकर आओ, मुझे नहीं आना। तो वो कहते हैं कि क्या तुम डाइट पर हो? तो जिनशी कहती है कि नहीं, मुझे मेरे घर के लोन होम चुकाने हैं। तुम लोग समझ सकते हो कि मेरी बहुत ही बुरी हालत है अभी। इतने में ही उनकी बॉस के मैनेजर आकर इन सबको बताती है कि कहती है कि कंपनी अपने सारे फंड्स इस शो में लगाने वाली है, तो तुम लोगों को अपना पेमेंट नेक्स्ट मंथ में मिलेगा और जब ये शो कंप्लीट होगा तो तुम लोगों को 2 मंथ की सैलरी के साथ साथ तुम लोगों को बोनस भी मिलेगा। ये न्यूज सुनकर तो जिनशी की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। उसे अपने लोन भी चुकाने और घर का रेनोवेशन भी करवाना है, यही सोचकर वो शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नैनहाओ को जो एक ज्वेलरी के पास आता है वो मॉडर्न इयररिंग्स बेचने के लिए, और वो ज्वेलरी वाला उस इयररिंग्स के बदले उसे 10,000 युआन देने के लिए तैयार होता है। तो नैनहाओ उसे कहता है कि ये कोई मामूली इयररिंग्स नहीं है, ये 2000 साल पुराने पहले वाले इयररिंग्स है। वो आदमी कहता है कि तुम बिना सबूत के ऐसा कैसे कह सकते हो? उसके ऊपर मैं तुम्हें 2000 दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये कहकर वो नैनहाओ को रिटर्न देता है और नैनहाओ भी यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जिनशी की ग्रैंड माँ को देखते हैं जो हॉस्पिटल आई हुई होती है। नर्स उन्हें वेट करने के लिए कहती है। उतने में उन्हें जिनशी का कॉल आता है। जिनशी कहती है ग्रैंड माँ आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? ग्रैंड माँ उसे सॉरी कहती है और जिनशी उन्हें ग्लास मार्बल के बारे में पूछने लगती है। उतने में वो नर्स ग्रैंड माँ को धीरे से बात करने के लिए कहती है। हॉस्पिटल में ऊंची आवाज में बात करना मना है। ग्रैंड माँ से पूछते हैं आप कहाँ पर हो? ग्रैंड माँ कहती है कि मैं बाहर हूँ। जिनशी नर्स की बातें सुन लेती है। वो ग्रैंड माँ से पूछते हैं आप हॉस्पिटल में क्यों हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या ग्रैंड माँ? तो ग्रैंड माँ कहती है कि नहीं, मैं मेरे फ्रेंड को लेकर आई हूँ, उसे चेकअप करवाना था। जिनशी कहती है कि ग्रैंड माँ आपने तो मुझे डरा दिया था। और ग्रैंड माँ कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, यहाँ पर बात करना अलाउ नहीं है। ये कहकर ग्रैंड माँ कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नैनहाओ डिंग से पूछता है कि एंटिक ज्वेलरी का सर्विस मुझे कहाँ मिल सकता है? डिंग कहता है कि तुम्हें उसका सर्विस अपने टाउन में नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें अर्बन टाउन में जाना पड़ेगा। नैनहाओ कहता है कि मेरे पास एंटिक इयररिंग्स है जिन्हें मैं सेल करना चाहता हूँ। उतने में जिनशी ये बातें सुन लेती है। नैनहाओ कहता है कि यहाँ पर मुझे रीजनेबल प्राइस नहीं मिल रहा है उसका। डिंग कहता है मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। नैनहाओ थैंक यू कहता है और वो दोनों जाने लगते हैं यहाँ से। उन दोनों के जाने के बाद जिनशी सोचती है कि नैनहाओ वो इयररिंग्स क्यों बेचना चाहता है? वो इयररिंग्स तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस हैं। वो क्या सब कुछ मेरे लिए कर रहा है? यही सोचकर जिनशी स्माइल कर रही होती है। घर आने के बाद जिनशी नैनहाओ से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अपने सीक्रेट्स छुपा सकते हो। तो मेरी डोरबेल ऑन होता है। ये सोचते है कि अब कौन आया होगा। जिनशी जाकर ओपन करती है तो जियांग होती है। टीवी ऑन देखकर जियांग जिनशी से कहती है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, रोमांटिक लव में बदल रहा है। उतने में नैनहाओ आकर कहता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है रोमांटिक लव के बारे में। तो जियांग कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ सब कुछ। जिनशी कहती है कि तुम यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रही हो? जियांग कहती है कि तुम सवाल क्यों चेंज कर रही हो? कहती है कि क्या मैं अपने दोस्त को देखने भी नहीं आ सकती? जिनशी कहती है कि तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, पर फिलहाल तो मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। जियांग कहती है कि क्या सच में? और इतने में फिर से डोरबेल बजता है और हम देखते हैं कि डिंग आया होता है और ये चारों बैठकर बातें करने लगते हैं। जियांग जिनशी से कहती है कि तुमने मुझे इससे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। जिनशी के कुछ बोलने से पहले ही डिंग खुद के बारे में जियांग को बताने लगता है और ये भी कहता है कि नैनहाओ मेरा बहुत ही अच्छा बड़ी है। जिनशी जियांग के बारे में बताने ही वाली होती है। जियांग खुद ही अपने बारे में बता देती है कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ। डिंग कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। जियांग थैंक यू कहती है। जिसके थोड़ी देर बाद ये लोग ड्रामा के बारे में ही बातें करने लगते हैं और कुछ सीन्स करके दिखाने लगते हैं। और इनके बातें करने के बाद और उनका एक्टिंग करने के बाद नैनहाओ कहता है कि मैं सबके लिए खाना बनाता
आता हूँ। ये कहकर नैनो यहाँ से उठकर जाता है तो डिंग भी उसके पास जाता है। जियांग कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही प्यारा है। थोड़ी देर बाद ये सब खाने के लिए आ जाते हैं। डिंग जियांग को ही देखने लगता है तो जिनशी उससे पूछती है कि तुम मेरे फ्रेंड को क्यों घूर रहे हो। डिंग कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जियांग मेरी जैसी ही है और ऐसा लगता है कि मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। तो जियांग कहती है कि तुमने मुझे मेरे लाइव स्ट्रीमिंग में देखा होगा। डिंग कहता है कि नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। तो जिनशी कहती है कि ये सबके लिए सेम ट्रिक ही यूज करता है, तुम इसकी बातों को इग्नोर करो, कभी भी इसकी ऐसी बातों पर यकीन मत करना। डिंग कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। जिनशी कहती है कि तुमने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। डिंग कहता है कि मैंने कब ऐसा किया सिस्टर इन लॉ। ये सुनकर जिनशी चौंक जाती है और डिंग खाना खाने लगता है। जिनशी स्माइल करने लगती है। डिनर के बाद जियांग यहाँ से जाने लगती है। जिनशी कहती है तुम रुक क्यों नहीं जाती, लेट हो गया है ना। जियांग कहती है कि अगर मैं रुक गई तो मैं सोऊंगी कहाँ पर, फिलहाल तो तुम्हारे पास एक ही गेस्ट रूम है, अगर हम एक साथ ही सोने वाले हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनशी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, संभाल कर जाना। और जियांग को बाय करती है और जियांग भी बाय कहकर यहाँ से चली जाती है। जिनशी डिंग से कहती है कि तुम नहीं जाओगे, तुम्हारा घर तो यही है ना बाजू में। डिंग कहता है मुझे यहाँ से जाने में डर लग रहा है। जिनशी गुस्से में कहती है जल्दी से निकलो अपने घर। तो डिंग यहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि डिंग जियांग के पास आता है, उसे रोकता है। जियांग किसी कार में जा रही होती है और उसे रुकने के लिए कहती है और डिंग के पास आकर उससे बात करती है। ये तुम यहाँ पर क्यों आए हो। डिंग कहता है तुमने जो डिनर पैक करवाया था तुम वो भूल गई। तो जियांग डिंग से कहती है कि तुम बहुत ही प्यारे हो। डिंग कहता है कि वो आदमी कौन है जो अभी सामने बैठा है। जियांग कहती है कि वो कार ड्राइवर है, मैंने राइड बुक किया था। डिंग कहता है तुमने राइड बुक करवाया और तुम्हारे लिए लग्जरी कार आ गया। जियांग कहती है कि मैं बस लकी थी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जियांग चली जाती है लेकिन डिंग जियांग के बारे में ही सोचता है। आगे वो कार ड्राइवर जियांग से कहता है कि आपका इंस्पेक्शन कैसे रहा। यहाँ जियांग कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवाओ, कल हमें वांगशी टाउन को टर्न आउट करना होगा, टॉप क्लास टूरिज्म टाउन में कन्वर्ट करना होगा। वो कार ड्राइवर कहता है कि हमें समझ गया। यहाँ जियांग का कुछ अलग ही रूप नजर आता है और बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस नजर आती है वो। आगे हम देखते हैं कि नैनो अपने डिजाइन ड्रॉ कर रहा होता है। जिनशी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। नैनो कहता है कि रेनोवेशन के डिजाइन। जिनशी कहती है कि तुमने कंप्लीट कर लिया है। नैनो कहता है कि हाँ। जिनशी कहती है रेनोवेशन के बाद हम अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर अच्छे से गुजारेंगे। नैनो कहता है कि हम पूरी जिंदगी एक साथ नहीं रह सकते, जब फ्लावरिंग शेड कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे जाना होगा। जिनशी कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने तो कहा था कि तुम इस घर को छोड़ ही नहीं सकते। नैनो कहता है कि ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताया था पर अब फिर से बता रहा हूँ। एशियन ट्री के रूट्स पूरी तरह से खत्म होने को है और ये आखिरी लास्ट बार है जो ये इस बार स्प्राउटेड हुआ है और ये ब्लूम भी हुआ है। जिनशी कहती है कि इसका मतलब क्या है। नैनो कहता है ये मेरा लास्ट फ्लावरिंग शेड है जिसके बाद मैं पूरी तरह से डिसअपियर हो जाऊंगा। जिनशी कहती है कि इसका मतलब क्या है। नैनो कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मरने के बाद राख बनकर हवा में घुल जाऊंगा। ये सुनकर तो जिनशी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसके आंखों में आंसू भी आने लग जाते हैं। और नैनो कहता है कि मैं एक आखिरी एशियंट इंसान हूँ, मेरी तरह कोई दूसरा नहीं है। जिनशी कहती है कि कोई रास्ता तो होगा ना तुम्हें बचाने का। तो नैनो कहने लगता है कि नहीं, अब कोई भी रास्ता नहीं बचा। जिनशी कहती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। और जाने से पहले नैनो को हक कर लेती है वो और वो रोने लग जाती है। नैनो को हक करके नैनो कुछ कहने वाला होता है, उससे पहले ही वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जिनशी काम के लिए जा रही होती है तो नैनो हमेशा की तरह उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और टिफिन भी तैयार रखता है। वो कहता है कि लंच करना बिल्कुल मत भूलना। जिनशी तो बहुत ही अपसेट दिखाई दे रही थी, वो नैनो से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। तो नैनो जिनशी से कहता है कि प्लीज मेरे बारे में चिंता मत करो। नैनो कहता है कि मरना मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, मैं हजारों सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ और मेरा वेट कंप्लीट हो गया है, मैंने तुम्हें देख लिया है, फिर से मेरा तुमसे मिलने का सपना पूरा हो गया है। तो मेरा जो सपना था वो मेरा सच में पूरा हो गया है और तुमसे दोबारा मिलकर मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनकर जिनशी के आंखों में आंसू आते हैं। जिनशी अपने आंखों में आते हुए आंसू को पोंछते हुए नैनो से कहती है कि तुम मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते थे और तुम नहीं कर पाए, मैं तुम्हारा सपना पूरा करने में पूरी मदद करूंगी। ये कहकर जिनशी यहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं रेनोवेशन का सामान आया होता है। डिंग नैनो की मदद करता है। नैनो डिंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम जिनशी का ख्याल रखना। डिंग को तो कुछ समझ में नहीं आती नैनो की बातें कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। नैनो से कहता है कि आज से हम फ्रेंड बन चुके हैं। नैनो कहता है कि नहीं, हम नेबर्स ही रहेंगे। ये सुनकर डिंग निराश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वही जो जियांग का ड्राइवर होता है वो यहाँ पर आ जाता है। वो नैनो से उससे वांगशी टाउन के बारे में बात करने लगता है। उसका नाम हमें मिस्टर ली बताया जाता है और वो कहने लगता है कि हमारी जो चेयरवुमन है वो वांगशी टाउन को चाइना का टॉप क्लास टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना चाहती है इस पूरी दुनिया में।
तो डिंग कहने लगता है कि तुम्हारी चेयरवुमैन को हमारे टाउन से कैसे अट्रैक्शन हो गया। तो वो कहता है कि वो उनका खुद का कंसिडरेशन है और ये हमारे बोर्ड मैनेजर का भी डिसीजन है और हमारी चेयरवुमैन इस बात से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। तो नानाओ मिस्टर ली से पूछता है कि तो आप मेरे काम के मुझे पे करने वाले हो ना। मिस्टर ली कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स आपके काम के आपको पैसे मिलेंगे। जिसके बाद मिस्टर ली यहाँ से चला जाता है। मिस्टर ली के जाने के बाद डिंग नानाओ से कहता है कि मुझे ना कुछ अजीब सा फील हो रहा है, इस आदमी में जरूर कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट हमें जिनशी को दिखाया जाता है जो अपने काम पर तो होती है बट वो नानाओ के बारे में ही सोच रही होती है। अपने काम पर भी उसका मन नहीं लग रहा था, वो नानाओ के बारे में ही सोची जा रही होती है। रेनोवेशन का थोड़ा काम होने के बाद नानाओ डिंग से कहता है कि मुझे आजकल बहुत गर्मी लग रही है। डिंग कहता है कि ये तुम्हें कब से हो रहा है। नानाओ कहता है कि कल रात से। डिंग कहता है कि क्या तुम दोनों कल रात एक ही रूम में सोए थे। नानाओ कहता है कि हाँ। तो डिंग कहता है कि ब्रो तुम्हें जिनशी की वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि तुम उसके पास थे और तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स है। डिंग नानाओ और जिनशी के बारे में बात करते जा रहा था ताकि जिनशी के करीब होते ही तुम्हें गर्मी होती है। यहाँ जिनशी आती है और खुद से कहती है कि बिल्कुल भी स्ट्रेस फील मत करना नानाओ के सामने। जिनशी डोर ओपन कर ही रही होती है। नानाओ डिंग को बाहर निकलता है, वो कुछ भी बातें कर रहा था इसलिए। जिनशी कहती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। नानाओ कहता है कि हम लोग अंदर जाके बात करते हैं। जिनशी भी मान जाती है और फिर ये दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ नानाओ को जिनशी को देखकर डिंग ने जो उससे बातें कही थी वही सारी बातें याद आ रही होती है और वो अलग ही फील करता है, रोमांटिक कुछ। नानाओ की यह हालत देखकर जिनशी उसे पूछती है कि नानाओ तुम्हें क्या हो गया। जिनशी के बारे में सोचकर नानाओ बहुत ही ब्लश करने लगता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। नानाओ जिनशी यहाँ सोचती है कि क्या उसके पावर्स कम हो गए, क्या वो वीक होता जा रहा है दिन ब दिन। नेक्स्ट सीन में नानाओ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। नानाओ कहता है कि मुझे फीवर हो गया है, तुम फिक्र मत करो मैं ठीक हो जाऊंगा। नानाओ की ये हालत देखकर जिनशी को बहुत ही बुरा लगता है और वो बाहर चली आती है। जिनशी डिंग से पूछती है कि नानाओ को क्या हुआ है, उसकी तबीयत क्यों खराब हो गई है। डिंग कहता है मुझे पता है। जिनशी कहती है कि क्या तुम्हें सच में पता है। तो डिंग उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारे बारे में सोच कर नानाओ तुम्हारे बारे में फीलिंग्स आ रही है, इसीलिए नानाओ का शरीर गर्म पड़ रहा है। ये सुनकर जिनशी ब्लश करने लगती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं। और हम यहाँ देखते हैं कि चेरी ट्री भी ब्लूम हो रहा था। जिनशी नानाओ के लिए ठंडे पानी का पट्टी करने के लिए ठंडा पानी और टॉल लेकर आती है, पर नानाओ का टेम्परेचर इतना हाई होता है कि उसे खुद को पूरी तरह से कवर करके नानाओ को पट्टी करनी पड़ रही थी। और जिनशी देखती है कि नानाओ का टेम्परेचर फिर भी नहीं उतर रहा है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और टेम्परेचर लेकर आती है और चेक करती है। नानाओ का टेम्परेचर तो उसका 90 डिग्रीज होता है। ये देखकर जिनशी बहुत डर जाती है और आइस पैक लेकर आकर नानाओ के माथे पर रख देती है और रात भर नानाओ की देखभाल करते जिनशी वहीं पर सो जाती है और सुबह उस पर पैर पड़ता है तो नानाओ डर के मारे उठ जाता है। जिनशी भी उठ जाती है और वो नानाओ से पूछती है कि अब तुम कैसे फील कर रहे हो। नानाओ कहता है कि मैं ठीक हूँ। उतने में जिनशी को कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडमा बीमार हो गई और चक्कर खाकर नीचे गिर गई है। जिनशी कहती है कि मुझे अभी ग्रैंडमा के पास जाना होगा और वो उठकर अपना बैग पैक करने लगती है। तो नानाओ कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिनशी कहती है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी उतनी नहीं है। नानाओ कहता है कि अब सफिशिएंट है मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी। नानाओ बाहर आकर देखता है तो चेरी ट्री पूरी तरह से ब्लूम हो चुकी थी। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।